ओल्ड चीफ की आखिरी सांस निकल चुकी थी। पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड घुटनों पर था। पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधा उसके तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। सब लोग डर से कांप उठे, मुझे गालियां देने लगे कि ये बच्चा ओल्ड चीफ की बॉडी को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। पर उनकी बात खत्म होने से पहले ही ओल्ड चीफ दर्द से झटके से उठ बैठा। वह लाइव था। मैं अपने छोटे पैरों से बेड से नीचे उतरा और मन में सोचा, इन बेवकूफों को मेरी नीडल की पावर का अंदाजा ही नहीं है। और यह सब शुरू हुआ मेरे मास्टर से। मेरा नाम वू डाओ है। मैं शेनी वैली में बड़ा हुआ। भले ही मैं 3 साल का हूं, पर स्टूल पर खड़े होकर मैं अपने से दुगने साइज का मेडिसिन फर्नेस चला रहा था। चेहरे पर एक सीरियस लुक लिए किसी ओल्ड मैन की तरह फायर को कंट्रोल कर रहा था। मेडिसिन की तेज स्मेल अब कंट्रोल में थी। मैं बचपने में खुद से बातें करता हुआ एक मुट्ठी हर्ब्स एक्यूरेटली फर्नेस में डालता हूँ। ये मेडिसिन इतनी स्ट्रांग थी कि किसी भी पुराने डॉक्टर के होश उड़ा दे। तभी रूम से मास्टर की खांसी की आवाज आई। मेरा दिल घबरा गया। मैंने जल्दी से फायर बंद की और मेडिसिन निकाल ली। अपने चेहरे से भी बड़ा मेडिसिन बोल लेकर मैं भागता हुआ अंदर गया। मास्टर, मेडिसिन पी लीजिए। पर बेड पर लेटे मास्टर की सांस उखड़ रही थी। उनका टाइम पूरा हो चुका था। उन्होंने मेरी तरफ एक दर्द भरी नजर से देखा। मेरे बच्चे, मास्टर की एनर्जी खत्म हो चुकी है। अब और नहीं बचा जा सकता। उन्होंने मेडिसिन नहीं पी, बल्कि कांपते हुए हाथों से अपनी पॉकेट से कुछ निकालकर मेरे हाथ में रख दिया। वह एक ठंडा मेटल मेडल था। एक साइड पर स्टार और दूसरी साइड पर एक वर्ड लिखा था, ये। मास्टर ने मुझे बताया कि जब मैं उन्हें मिला था तो मेरी बॉडी पर बस यही एक आइटम था, ये वुडाओ। तुम इस वैली के नहीं हो। तुम्हें वहां वापस जाना चाहिए जहां से तुम आए हो। अपनी आखिरी सांस और बची हुई एनर्जी लगाकर उन्होंने कहा, याद रखना, माउंटेन से नीचे उतरकर एक ऐसे इंसान को ढूंढना जिसके अंदर ड्रैगन ऑरा और सौरो ऑरा का मिक्स हो। वह ड्रैगन ऑरा देश को प्रोटेक्ट करने की एनर्जी है, और वह सौरो आरा अपने परिवार को खोने का दर्द। वह इंसान तुम्हारा फादर है। और इतना कहते ही मास्टर का सिर एक तरफ लुढ़क गया। उनकी सांस हमेशा के लिए रुक गई। मास्टर, मेरे हाथ से बोल छूटकर जमीन पर चूर चूर हो गया। डार्क मेडिसिन पूरी जमीन पर फैल गई। मैं अपने मास्टर को देखता रहा, जो अब मुझे देखकर कभी नहीं मुस्कुराएंगे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा अकेला परिवार मुझसे छिन गया था। मेरे छोटे से हाथ उस मिलिट्री मेडल को कस के पकड़े हुए थे। यही मेरे फादर को ढूंढने का अकेला प्रूफ था। और ठीक उसी वक्त लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर, ये जाम्बो, खुद को एक अंधेरे और सीलन भरे आर्काइव रूम में बंद किए हुए थे। 3 साल पुरानी फाइल्स की सीलिंग चल रही थी। एक मिनिस्टर लेवल के इंसान को ये छोटा काम करने की जरूरत नहीं थी, पर उन्होंने ये खुद अपने सिर लिया, क्योंकि 3 सालों ये वर्ड उनके दिल में किसी कांटे की तरह चुभता था। जिस दिन से मैं मिसिंग था, वो पागलों की तरह उस टाइम पीरियड के सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर करते रहते थे, भले ही होप जीरो हो। पर ये उनके अंदर एक इंस्टिंक्ट बन चुका था। क्या पता इन पुराने कागजों के ढेर में मेरे बारे में कोई क्लू मिल जाए। आर्काइव रूम में एक डरावनी साइलेंस थी। बस ये जानबूझ के पेपर पलटने की आवाज रही थी। शुरू में उनके अंदर एक उम्मीद थी, पर जैसे जैसे फाइल्स खत्म हो रही थी, वो उम्मीद भी मरने लगी। ये जानबूझ का माथा सिकुड़ने लगा। दिल की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही थी। उन्हें पता था कि ये सब बेकार है, पर वो रुक नहीं पा रहे थे। और तभी जब वो आखिरी फाइल का बंडल उठाने वाले थे, उनका हाथ अचानक रुक गया। कवर पर लिखा था, बॉर्डर कंट्रोल स्टेशन, केस फाइल 73, बॉर्डर। ये जानबूझ का दिल जोर से धड़क उठा। जिस जगह मेरे और मेरी माँ के साथ हादसा हुआ था, वह बॉर्डर लाइन के पास ही था। उनकी सांसें तेज हो गई। उस डेड आंखों में अचानक एक फायर जल उठी। कांपते हाथों से उन्होंने फाइल को खोला। एक अजीब सी पुरानी स्मेल आई। फाइल में एक क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग पर हुए जॉइंट ऑपरेशन की रिपोर्ट थी। और टाइम ठीक 3 साल पहले का ऑटम। ये जांगो की हार्ट रेट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। उन्होंने पागलों की तरह पेजेस पलटना शुरू किया। वो सीधे आखिरी अटैचमेंट और आइटम लिस्ट पर पहुंचे। अटैचमेंट 1, रेस्क्यूड चिल्ड्रन लिस्ट। वह लिस्ट को घूरने लगे, एक एक नाम को ध्यान से चेक करते हुए। वह लिस्ट को कंटिन्यूसली घूर रहे थे, लेकिन टॉप से बॉटम तक चेक करने के बाद भी उन्हें मेरा नाम नहीं मिला। जो फायर थोड़ी देर पहले जली थी, उस पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। ये जाम्बो के चेहरे पर वापस डिसअपॉइंटमेंट छा गई। खुद पर हंसते हुए उन्होंने फाइल क्लोज करने की कोशिश की।
पर जैसे ही उनका हाथ फाइल बंद करने वाला था, उनकी नजर आखिरी पेज पर चिपकी एक पुरानी येलो फोटो पर भी। वह क्राइम सीन की एक बहुत ही ब्लर फोटो थी। लाइटिंग कम थी। फोटो में ह्यूमन ट्रैफिकर्स के ठिकाने से मिला रैंडमली पड़ा सामान दिख रहा था। फटा हुआ कपड़ा, गंदा मिल्क बॉटल, और कॉर्नर में पड़ी एक मिलिट्री मेडल। मेडल को देखते ही ये जांगो की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने झटके से फोटो को खींचा और लगभग अपनी आंखों के पास ले आए। भले ही फोटो ब्लर थी, पर उन्होंने एक सेकंड में पहचान लिया। उस मिलिट्री मेडल के एज पर एक स्क्रैच मार्क था, जो एक बार उनसे गलती से नाइफ से लग गया था। और इस वजह से मेरी माँ ने उन्हें काफी ताने भी दिए थे, क्योंकि यह मेडल मेरे ग्रैंडफादर की आखिरी निशानी थी। मेरी माँ इस मेडल को अपने सबसे कीमती खजाने की तरह मानती थी। मेरे पैदा होने के बाद उन्होंने अपने हाथों से इसमें रेड थ्रेड बांधकर इसे मेरे ब्लैंकेट पर लगाया था। ये बिल्कुल वही था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। ये जांगो का दिमाग जैसे ब्लास्ट हो गया। उनके आसपास की पूरी दुनिया शांत हो चुकी थी। उन्हें लगा जैसे उनका दिल चेस्ट से बाहर निकल आएगा। बॉडी का ब्लड फ्लो रिवर्स होने लगा। उन्होंने किसी पागल की तरह फाइल के मेन टेक्स्ट को वापस खोला। हाथों को इतना टाइट पकड़ा था कि उंगलियां सफेद पड़ गई। उन छोटे छोटे लेटर्स के बीच वह मिलिट्री मेडल का रिकॉर्ड ढूंढने लगे। और आखिरकार एक छोटे से साइड नोट में उन्हें वह डिटेल्स मिल ही गई। ऑपरेशन में एक अननोन आइडेंटिटी का बेबी बॉय रेस्क्यू हुआ था, लगभग 1 महीने का। उसके पास से थर्ड क्लास मिलिट्री मेडल रिकवर हुआ। लेकिन जब हमारी टीम उसे वापस ला रही थी, तब रास्ते में फ्लैश फ्लड आ गया और वह बेबी बॉय हाइफेंको के डीप माउंटेन एरिया में मिस हो गया। अब तक मिसिंग है। सारे क्लूज इस एक मोमेंट में आकर परफेक्ट कनेक्ट हो गए। ये उनकी 3 साल की पहली रियल होप थी। भले ही रिपोर्ट के एंड में लिखा था मिसिंग और सर्वाइवल चांस 0, पर ये जांगो के लिए अगर डायरेक्टली डेड नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये होप सबसे बड़ी है। उन्होंने उस पतली सी फाइल को अपनी मुट्ठी में इतनी जोर से भींच लिया कि नेल्स पेपर के अंदर घुस गए। ये टफ मिलिट्री मैन न रोया न चिल्लाया, लेकिन उनकी ब्लड रेड आंखों में जो चमक थी, वह उस वॉल्केनो की तरह थी जो 10,000 सालों से शांत था और अब पूरी पावर के साथ ब्लास्ट होने वाला था। क्योंकि अब उन्हें पता था कि उनका बेटा कहाँ है। पर उन्हें इस बात का जरा भी आइडिया नहीं था कि ठीक उसी टाइम मैं अपने अकेले फैमिली मेंबर का अंतिम संस्कार कर रहा था। मास्टर को गुजरे हुए 3 दिन हो चुके थे। मैं चुपचाप एक छोटी सी स्टैचू की तरह बैठा रहा, अपने मास्टर को उनकी आखिरी जर्नी पर सेंड ऑफ देता रहा, जब तक कि आखिरकार 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन की अर्ली मॉर्निंग में जैसे ही सन की पहली लाइट अंदर आई, अचानक मास्टर की डेड बॉडी से एक सॉफ्ट सिल्वर ग्लो निकलने लगा। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड चीफ की आखिरी सांसें पूरी हो चुकी थी और पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड उनके सामने अपने घुटनों पर झुका हुआ था। पर मैं 3 साल का बच्चा उनकी मॉर्निंग के बीच क्वाइटली वार्ड में एंटर करता हूँ, बेड पर चढ़ता हूँ और एक सिल्वर नीडल निकालकर ओल्ड चीफ के टियानमेन एक्यूपॉइंट में स्ट्राइक कर देता हूँ। मुझे पता था मास्टर इस वैली में मर्ज होने वाले हैं। एक शैनी वैली सक्सेसर की यही फाइनल डेस्टिनेशन होती है। माउंटेन्स, रिवर्स और हर्ब्स का हिस्सा बन जाना, हमेशा के लिए इस लैंड को प्रोटेक्ट करना। वह सिल्वर लाइट और ब्राइट होती गई। मास्टर की बॉडी ग्रेजुअली ट्रांसपेरेंट होने लगी और फाइनली 10,000 लाइट पार्टिकल्स में बदलकर हवा में गायब हो गई। रूम में सिर्फ उनके ओल्ड कपड़ों का एक फोल्डेड सेट बचा था। मैं खड़ा हुआ और उस खाली बेड के सामने रिस्पेक्टफुल होकर 3 बार बो किया, मास्टर, बूढ़ा हमेशा आपकी बात मानेगा। मेरी चाइल्डिश आवाज उस खाली रूम में गूंज रही थी, एक ऐसी लोनलीनेस के साथ जिसका कोई एंड नहीं था। उसके बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से मास्टर की चीजें पैक करना शुरू कर दी। उनकी बिलोंगिंग्स बहुत कम थी, बस एक लॉक्ड वुडन बॉक्स था। मैंने मास्टर की दी हुई की से उस बॉक्स को ओपन किया। अंदर वाटरप्रूफ कैनवस में टाइट पैक किया हुआ एक पार्सल था। मैंने उसे बहुत केयरफुली खोला और सबसे टॉप पर छोटे कपड़ों और जूते का एक ब्रांड न्यू सेट था। उसका साइज बिल्कुल वही था जो मैं अभी पहन सकता था। मेरी आंखें फिर से लाल हो गई। मतलब मास्टर ने मेरे लिए पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था, पर मुझे नहीं पता था कि ये तो बस स्टार्ट है। कपड़ों के नीचे एक ओल्ड लेदर नीडल बैग था। जैसे ही बैग खुला, 81 सिल्वर नीडल्स उस मॉर्निंग लाइट में कोल्ड शाइन मार रही थी। यह शनी वैली के पिछले सभी एंसेस्टर्स से पास डाउन हुई टैंशु नीडल्स थी। उस नीडल बैग के पास एक थिक लेदर मैन्युस्क्रिप्ट रखा था, डिवाइन फार्मर्स मटेरिया मेडिका का एनोटेशन। उसमें न सिर्फ मेडिकल टेक्स्ट था, बल्कि मास्टर के पूरे लाइफ का मेडिकल एक्सपीरियंस और उनके यूनिक प्रिस्क्रिप्शंस भी थे। यह शनी वैली की ट्रू लेगेसी थी। पर तभी
उस मेडिकल बुक के एंड पेजेस में मुझे एक लेटर मिला। एनवेलोप पर लिखा था मेरे डिसाइपल वुडाओ के लिए। मैंने बिना देर किए लेटर ओपन किया, पर उस लेटर का कंटेंट पढ़कर मुझे लगा जैसे मैं किसी आइस बॉक्स में गिर गया हूँ। वुडाओ, जब तुम ये लेटर पढ़ोगे तब तक मैं मिट्टी में मिल चुका हूँगा, उदास मत होना। उसके बाद मास्टर ने एक ऐसा सीक्रेट शेयर किया जो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। उन्होंने लिखा कि जब उन्होंने मुझे रेस्क्यू किया था तब मेरी बॉडी में एक स्ट्रेंज पॉइजन था। ये पॉइजन मेरे ब्लड लाइन से आ रहा था और बहुत डेंजरस था। अगर वो पॉइजन ट्रिगर हो गया तो गॉड भी मुझे सेव नहीं कर पाएंगे। ये शनी वैली का यूनिक अर्थ ऑरा था जिसने पॉइजन की एक्टिविटी सप्रेस करके मेरी लाइफ बचा रखी थी। पर मास्टर ने लिखा था कि मेरे पॉइजन का रूट अभी भी एक्टिव है और अगर मैं शनी वैली से बाहर गया तो मैक्सिमम 5 साल के अंदर वह पॉइजन फिर से रिएक्ट करेगा। तब कोई मेडिसिन काम नहीं आएगी। यहां तक पढ़ने के बाद मेरे फॉरहेड पर टेंशन लाइंस आ गई। मैं एक ऐसी लाइफ जी रहा था जिसकी डेथ पहले से कंफर्म है। पर लेटर के लास्ट में मास्टर ने एक स्ट्रांग वार्निंग दी थी, इसलिए वुडाओ, तुम्हें अपने फादर को ढूंढना ही होगा। उनकी बॉडी का ड्रैगन ऑरा इस पूरी दुनिया में अकेली चीज है जो तुम्हारे हार्ट चैनल को प्रोटेक्ट कर सकती है। उन्हें ढूंढो, उन पर डिपेंड रहो और उन्हें कभी मत छोड़ना। लेटर यहाँ पर खत्म हो गया और तब जाकर मेरे दिमाग में एक बात स्ट्राइक हुई। माउंटेन से नीचे जाकर फैमिली को सर्च करना सिर्फ उनसे मिलने के लिए नहीं था, बल्कि जिंदा रहने का एक आखिरी प्लान था। मैंने उस खाली बैम्बू हट को एक आखिरी बार देखा। यह जगह पिछले 2.5 साल से मेरा घर थी, पर अब मुझे लीव करना पड़ेगा। बिना किसी हेजिटेशन के मैंने नीडल बैग और मेडिकल बुक को अपने छोटे से क्लॉथ बैग में पैक किया। मास्टर का दिया हुआ वाटर फ्लास्क और ड्राई फूड भी रख लिया। मैंने वह क्लीन नई ड्रेस पहनी, अपना बैग पीछे टांगा और ऐसा लग रहा था जैसे मैंने पूरे शनी वैली की लेगेसी अपने शोल्डर्स पर उठा ली हो। मैंने उस कोल्ड मिलिट्री मेडल को मास्टर के रेड थ्रेड में डालकर अपने नेक पर पहन लिया और क्वाइटली उसे कपड़ों के अंदर हाइड कर लिया। ये सब पूरा करने के बाद मैंने उस घर को आखिरी बार देखा और बिना पीछे मुड़े अपने छोटे पैरों के साथ उस बैम्बू हट से बाहर निकल गया। मुझे लगा इस दुनिया में मैं अकेला हूं, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिस वक्त मैं अपनी फैमिली ढूंढने के मिशन पर निकला, हजारों माइल्स दूर मेरे लिए एक बड़ा स्टॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन हेडक्वार्टर्स। ये जांगवो ने डोर पुश किया और डेस्क के पीछे बैठे उस ओल्ड जनरल के सामने खड़े होकर एक परफेक्ट मिलिट्री सल्यूट मारा। कमांडर इन चीफ जो एमिंग ने जब ये जांगवो को देखा तो उनके स्ट्रिक्ट फेस पर एक सॉफ्ट स्माइल आ गई। वह न सिर्फ ये जांगवो के नेता थे, बल्कि उनके एक फादर फिगर भी थे। पर ये जांगवो की अगली एक्शन ने उनकी एक्सप्रेशन इमीडिएटली चेंज कर दी। कमांडर, मैं एक एप्लीकेशन सबमिट करने आया हूं। ये जांगवो ने कोई फालतू बात नहीं की और दोनों हाथों से एक डॉक्यूमेंट उनकी तरफ पास कर दिया। कमांडर जो ने एप्लीकेशन ली। जब उन्होंने उस पर लिखा हुआ टाइटल पढ़ा तो उनका माथा सिकुड़ गया। हाइफम को जैसी आइसोलेटेड जगह में ऐसी कौन सी सप्लाई है जिसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए डायरेक्टली लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर को जाना पड़ रहा है? पर जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट के साथ अटैच की गई उस केस फाइल 73 की फोटोकॉपी देखी, उन्हें सार गेम समझ आ गया। नॉनसेंस। कमांडर जो ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए। ये जांगवो, तुम इस रिपब्लिक के सोल्जर हो, कोई ऑर्डिनरी सिविलियन नहीं जो अपने इमोशन से कंट्रोल हो जाए। उनकी हैवी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज उठी। 3 साल पहले का केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। एक ब्लर रिपोर्ट और एक फटी हुई फोटो के बेस पर तुम सब कुछ ओवररूल करना चाहते हो। हाइफम को कैसी जगह है पता भी है। एक डीप प्रिमिटिव माउंटेन रेंज, जहरीली गैस और फॉग से भरी हुई। 3 साल से मिसिंग एक बेबी बॉय की तो छोड़ ही दो, अगर एक पूरी आर्म रिकॉग्नाइजेंस कंपनी भी वहां एंटर करेगी तो उनके भी जिंदा वापस आने की गारंटी नहीं है। कमांडर जो गुस्से में तो थे ही, पर उन्हें ये जांगवो की बहुत टेंशन थी। लेकिन ये जांगवो सीधा खड़ा रहा। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उसने एक एक्सट्रीम स्टबर्न टोन में कहा, रिपोर्टिंग टू कमांडर, मेरा मानना है कि इस क्लू की इन्वेस्टिगेशन वैल्यू बहुत हाई है। वैल्यू? कमांडर जो ने गुस्से से उसकी तरफ उंगली पॉइंट की। एक लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर अपना करियर और लाइफ दांव पर लगाकर एक ऐसे इंसान को ढूंढने जाएगा जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या यही है तुम्हारी वैल्यू? ये जांगवो का रिप्लाई सिर्फ एक वर्ड था, पर उसका इम्पैक्ट 1000 सोल्जर्स के बराबर था। यस। कमांडर जो उसकी ब्लड रेड पर बिल्कुल क्लियर आंखों को देखते रहे। उनका गुस्सा धीरे धीरे एक हेल्पलेसनेस की साय में चेंज हो गया। उन्हें पता था
इस बच्चे का दिमाग बिल्कुल फिक्स हो चुका है, ये पागलपन तक पहुंच गया है। और ठीक उसी वक्त ऑफिस का डोर जोर से ओपन हुआ। उधर ओल्ड चीफ मर चुका था और पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड उनके आगे झुका था। पर 3 साल का मैं सबकी नजरों से बचकर वार्ड में एंटर करता हूँ, बेड पर चढ़ता हूँ और एक सिल्वर नीडल निकालकर सीधा ओल्ड चीफ के तियानमेन एंट्री पॉइंट में स्ट्राइक कर देता हूँ। यहाँ डोर पर, लाओ ये, क्या तो पागल हो गया है? एक मिडिल एज्ड आदमी व्हाइट कोट और गोल्ड रिम ग्लासेस पहने तेजी से अंदर आया। ये जानवो का चाइल्डहुड ब्रो था, जो बचपन से उसके साथ बड़ा हुआ था। मिलिट्री हॉस्पिटल का चीफ सर्जन चिन एमिंग। लाओजो, आप बिल्कुल अलाउ मत करना, ये बंदा पूरी तरह से माइंड लूज कर चुका है। चीन एमिंग टेंशन में था और रोने वाली हालत में मेरे फादर को समझाने का, लाओ ये, थोड़ा काम डाउन हो जा, हम लोग मटीरियलिस्ट हैं, हमें साइंस पर ट्रस्ट करना चाहिए। उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा, मेडिकल एंगल से देखा जाए तो एक इन्फेंट बेबी अगर बिना किसी फूड या सप्लाई के उस एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में फंस जाए तो उसके 24 आवर्स भी सरवाइव करने का चांस क्लोज टू जीरो है। और यहाँ 3 साल हो चुके हैं। ये बेसिक लाइफ साइंस और लॉजिक के बिल्कुल अगेंस्ट है। मुझे पता है ये तेरे लिए बहुत क्रूअल है, पर जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तू एक फेक होप के पीछे जाकर पूरी रियलिटी को इग्नोर नहीं कर सकता। चीन एमिंग की एक एक बात बहुत लॉजिकल थी, पूरी तरह साइंस से बैक्ड अप। पर ये सब बातें ये जानवो के कानों में एकदम यूजलेस लग रही थी। ये जानवो ने धीरे से अपना सिर घुमाया और अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखा। एमिंग, अगर तेरा बच्चा मिसिंग होता तो क्या तू साइंस पर बिलीव करता, या इस बात पर बिलीव करता कि वह इस दुनिया के किसी न किसी कॉर्नर में जिंदा है? इस एक क्वेश्चन ने चीन एमिंग को टोटली स्पीचलेस कर दिया। उसके बाद ये डांगो ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वापस कमांडर जो की तरफ फेस किया। उसकी आईज में एक भिखारी वाली प्लीडिंग थी, कमांडर मुझे सिर्फ 60 डेज चाहिए, प्लीज इसे अप्रूव कर दीजिए। पर कमांडर जो ने अपनी आंखें बंद की और एक डीप ब्रेथ ली, और अगले ही सेकंड जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके लुक में एक ऐसी स्ट्रिक्ट अथॉरिटी थी जिसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल था। एप्लीकेशन रिजेक्टेड। कॉमरेड ये जानवो, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि अभी अपनी पोस्ट पर वापस जाओ, ये मैटर यहीं क्लोज हो गया है, दोबारा इस बारे में बात नहीं होगी। इतना बोलकर वह कुर्सी पर बैठ गए और दोबारा मेरे फादर की तरफ मुड़कर नहीं देखा। ये देखकर चीन एमिंग ने एक रिलीफ की सांस ली और जल्दी से ये जांगो का आर्म पकड़ लिया। चल लाओ ये, कमांडर भी तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। पर यह जांगो वहीं जमीन पर किसी पत्थर की तरह खड़ा रहा। काफी देर बाद उसने कमांडर जो की साइड फेस करके वापस एक सल्यूट किया, यस कमांडर। और इतना बोलकर वह टर्न हुआ और पूरी डिसअपॉइंटमेंट के साथ स्लोली आगे बढ़ते हुए उस ऑफिस से निकल गया। उसकी ऐसी शांत और स्टबर्न आखिरी पीठ देखकर सबको यही लगा कि उसने गिव अप कर दिया है, पर वह सब गलत थे। उसी रात ये जांगो घर वापस नहीं गए, बल्कि अकेले उस ग्रेवयार्ड पहुंचे जहां मेरी माँ का एशेज रखा था। उस ठंडे ग्रेवस्टोन पर मेरी माँ की एक स्वीट स्माइल वाली फोटो लगी थी। मेरे फादर ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से ग्रेवस्टोन से डस्ट साफ किया, जैसे वह उनके फेस को टच कर रहे हो। शाहवान, मुझे एक क्लू मिला है। मुझे पता है कि सबको लगता है मैं पागल हो चुका हूं और यह होप बिल्कुल जोक लगती है, पर मुझे कोई परवाह नहीं। उन्होंने अपनी पॉकेट से उस मिलिट्री मेडल फोटो की कॉपी निकाली और बहुत केयर से उसे उस ग्रेवस्टोन के सामने रख दिया। ये तुम्हारा दिया हुआ प्रोटेक्टिव चार्म है वू डाओ के लिए, और यही मुझे गाइड कर रहा है इस बार। भले ही मेरा करियर और लाइफ ही क्यों ना चली जाए, मैं जरूर जाऊंगा, इंतजार करना, मैं हमारे वोडाओ को लेकर वापस आऊंगा। इतना बोलकर वह झटके से खड़े हो गए। उनकी आंखों में से अब वह दुख और कंफ्यूजन बिल्कुल गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसी लिमिट क्रॉस डिटर्मिनेशन और कॉन्फिडेंस था जो पहले कभी नहीं दिखा। सिस्टम अप्रूव नहीं करेगा तो वो अपने खुद के तरीके से अपना मिशन पूरा करेंगे। अगले दिन ये जांगो का बिहेवियर एक्सट्रीमली काम था। वह हमेशा की तरह अपने डेली ड्यूटी कर रहे थे, जैसे वह रिजेक्टेड एप्लीकेशन कभी हुई ही नहीं हो। यहाँ तक कि चीन एमिंग भी रिलैक्स हो गया और उसने सोचा कि चलो इसको बात समझ आ गई। लेकिन सब लोग ये जांगो के उस आइस कोल्ड फेस के धोखे में आ गए थे। उस शांत सरफेस के अंदर एक मास्टर प्लान का करंट चल रहा था। लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट के टॉप बॉस होने के नाते उन्होंने अपने पावर का यूज किया और अपने लिए फोर्स्ड मेडिकल लीव और बॉडी चेकअप की एक फेक एप्लीकेशन रेडी की।
उन्होंने मल्टीपल सिक्योरिटी चेक्स को बाईपास किया और खुद ही उस पर सिग्नेचर करके उसे अप्रूव भी कर दिया। अपने ही सिस्टम में लूपहोल निकालना उनके लिए लेफ्ट हैंड का गेम था। अगले 2 दिन तक उन्होंने बहुत क्लेवरली अपना सारा इंपॉर्टेंट वर्क किया और किसी को शक तक नहीं हुआ। तीसरे दिन आधी रात को ये जांगुओं ने अपने कपड़े चेंज किए। उन्होंने मिलिट्री जीप नहीं ली, बल्कि वेयरहाउस से एक बिल्कुल नॉर्मल सी बीजिंग 212 गाड़ी उठाई। निकलने से पहले वह अपने टेबल पर बैठे और चीन एमिंग के लिए लाइफ की पहली और शायद आखिरी लेटर लिखी। ये जांगुओं ने लेटर को एनवेलप में रखा और चीन एमिंग के ऑफिस में सबसे हाईलाइट होती जगह पर ड्रॉप कर दिया। उसके बाद बिना पीछे मुड़े इंजन स्टार्ट किया और डार्क नाइट के शैडोज में स्पीड पकड़कर गायब हो गए। अगली सुबह चिन एमिंग ने 8 घंटे लंबी और टफ सर्जरी फिनिश की और एग्जॉस्टेड फेस के साथ ऑफिस रिटर्न किया। पर जैसे ही वह अंदर घुसा, उसे टेबल पर रखी हुई वह वार्निंग लेटर दिखाई दी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, दिल जोर से धक से रह गया। एक अजीब सी बैड फीलिंग उसे हिट करने लगी। उसने जल्दी से एनवेलप फाड़ा और एक ही सांस में लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे जैसे वो टेक्स्ट पढ़ता जा रहा था, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ता जा रहा था। लेटर पकड़ते हुए उसके हाथ कांप रहे थे और जब उसकी नजर उन 2 लेटर्स पर पड़ी, आखिरी विदा, तो उसे लगा जैसे उसके आगे सब ब्लैकआउट हो गया। उसकी बॉडी का खून फ्रीज हो चुका था। बास्टर्ड, ये इडियट। चीन एमिंग ने गुस्से से टेबल पर पंच मारा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। ये आदमी लिटरली सुसाइड करने जा रहा था। अब चीन एमिंग को अपनी थकान की कोई परवाह नहीं थी। एक एंग्री लायन की तरह उसने लेटर उठाया और सीधे हेडक्वार्टर्स की तरफ स्प्रिंट किया। उसने बाहर रिस्पॉन्स का वेट भी नहीं किया, सीधा डैश मारकर कमांडर जो का डोर तोड़कर ओपन कर दिया। कमांडर, बैड न्यूज है, ये जांगो भाग गया। कमांडर जो ने लेटर पढ़ा। उनका गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर चला गया, पर ठीक उसके बाद एक डीप वरी और टेंशन भी उनके फेस पर आ गई। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वही हो गया। ये रेबेल सोल्जर लिटरली अपना खुद का करियर डिस्ट्रॉय कर रहा था। अंकल चीन की बॉडी से पसीना छूट रहा था। कमांडर, अब इन सब चीजों का टाइम नहीं है। जांगो को स्टमक प्रॉब्लम और पुरानी इंजरीज है। उसका मेंटल स्टेट काफी अनस्टेबल चल रहा है। उसका माइंड अभी एक डेथ जोन में जा चुका है। इस सेंटेंस ने कमांडर जो की आंखें तुरंत खोल दी। पनिशमेंट तो बाद की बात है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इस इंसान को सेफ लाया जाए। तभी अंकल चीन ने अपने दांत पीसे और एक बहुत ही बोल्ड आइडिया थ्रो किया। कमांडर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सडन क्रिटिकल इलनेस और इमरजेंसी मेडिकल टीम की आड़ लेकर तुरंत एक फोर्स उसके पीछे भेजी जाए। कमांडर जो ने अंकल चीन को पूरे हाफ मिनट तक ध्यान से देखा और फिर स्लोली सिर हिलाया। मैं तुम्हें गार्ड्स का एक पूरा स्क्वाड देता हूं, साथ में बेस्ट मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिकेशन एजेंट भी तुम्हारे अंडर होगा। याद रखना, तुम्हारा मिशन एक मेडिकल ट्रैकिंग का है। उसे मेरे पास बिल्कुल सेफ और साउंड वापस लेकर आना। यस सर। आधे घंटे बाद एक मेडिकल ऑफ रोड व्हीकल और एक मिलिट्री ट्रक ने एक स्पेशल स्क्वाड के साथ चुपचाप मिलिट्री कॉम्पाउंड से बाहर निकले और साउथ वेस्ट बॉर्डर की तरफ फुल स्पीड में निकल पड़े। और इस वक्त मैं हाइफंग को माउंटेन रेंज में था। दूसरों के लिए ये डेड जोन था, पर मेरे लिए ये किसी बैकयार्ड गार्डन जैसा था। मैं अपने छोटे छोटे पैरों से उस रफ पहाड़ी रास्ते पर चल रहा था। प्यास लगती तो बंदर मेरे लिए फ्रूट्स तोड़ लाते, भूख लगती तो चिड़िया मुझे बर्ड एग्स ढूंढ कर देती, कोई जहरीला स्नेक रास्ता रोकता तो मेरे सिर्फ एक बार घूरने से वो डर कर भाग जाता। किसी बड़े टाइगर से टकराने पर भी मुझे डर नहीं लगता। मैं अपनी क्यूट सी आवाज में कहता, बिग कैट, थोड़ा साइड हटना जरा, और वो किंग ऑफ द जंगल सच में अपने पंजों को अंदर कर लेता और बिल्कुल टेम होकर मेरे बगल से निकल जाता। इसी तरह 3 साल का मैं अपना छोटा सा क्लॉथ बैग टांगे उस डेंजर से भरे डीप फॉरेस्ट में ऐसे चल रहा था जैसे किसी नॉर्मल सड़क पर चल रहा हूं। पूरे 5 दिन बाद मैं फाइनली उस पहाड़ से बाहर निकला और नीचे मुझे धुएं के निशान दिखाई दिए। मैं एक बॉर्डर टाउन में पहुंच गया था। यहाँ की हर चीज मेरे लिए एकदम नई और एक्साइटिंग थी। पर मैं चल ही रहा था कि अचानक मुझे एक दिल चीर देने वाली रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था। जब 3 साल के मैंने उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसकर बेड पर चढ़कर वह सिल्वर नीडल सीधे ओल्ड चीफ के टियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ी थी। खैर, मैं उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए एक डोर तक पहुंचा। अंदर का सीन पूरी तरह से क्योटिक था। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को गोद में लिए एक ओल्ड डॉक्टर को घेर कर पागलों की तरह रो रहे थे।
उनके हाथों में जो बच्चे थे उन सबके फेस एकदम रो चुके थे। उनकी छोटी सी बॉडी लगातार शिवर कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बस मरने ही वाले हैं। वो ओल्ड चाइनीज डॉक्टर भी इस वक्त टेंशन में गोल गोल घूम रहा था। वो वायरस, मेरा मतलब कॉज ऑफ इलनेस डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी 40 इयर्स की मेडिकल प्रैक्टिस और सारी नॉलेज लगा दी थी, पर उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। उसने कहा, अगर ऐसे ही फीवर बढ़ता रहा तो इन्हें बचा भी लिया तो इनका ब्रेन परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। ये बात सुनते ही पेरेंट्स का रो रो कर बुरा हाल हो गया। और इसी केओस और टोटल होपलेसनेस के बीच मैंने अपनी चाइल्डिश आवाज में बोला, ये लोग बीमार नहीं है, इन पर इविल विंड का अटैक हुआ है। मेरी आवाज ज्यादा लाउड नहीं थी, पर एकदम क्लियर थी। सबने मेरी तरफ मुड़कर देखा। डोर पर खड़ा एक 3 साल का बच्चा। मैंने अपना छोटा सा सिर आगे निकाला। मैं क्लियरली देख पा रहा था कि उन बच्चों के सिर के ऊपर एक डार्क ग्रे इविल एनर्जी मंडरा रही थी। लेकिन मेरी बात पर किसी ने कोई अटेंशन नहीं दी। एक यंग नर्स ने इरिटेशन के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, जाओ यहां से। किसका बच्चा है ये? यहाँ आकर ट्रबल मत क्रिएट करो। यह देखकर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मास्टर ने कहा था कि माउंटेन के नीचे वाले नॉर्मल लोगों का इग्नोरेंट होना बहुत कॉमन है। इसलिए मैं अपने छोटे पैर से सीधा उस आंटी के पास गया जो सबसे ज्यादा रो रही थी। उनके हाथों में जो बच्चा था उसकी कंडीशन सबसे क्रिटिकल थी। उसके मुंह से फोम निकलना शुरू हो गया था। मैंने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और पूरी सीरियसनेस के साथ कहा, आंटी, मुझे अपने बेबी को देखने दो, मैं इसे क्योर कर सकता हूँ। वह आंटी एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हुई और फिर एक हेल्पलेस स्माइल के साथ बोली, छोटे बच्चे, मजाक मत करो। पर उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके हाथों में उस बच्चे की बॉडी ने एक जोरदार झटका लिया। उसकी आंखें ऊपर की तरफ पलटने लगी। डॉक्टर वांग, मेरा बेटा, वो मर रहा है। उस यंग मदर की रूह कांप गई और उसके गले से एक चीख निकल गई। पूरे क्लिनिक में एक सेकंड के अंदर डेथ का डर फैल गया। और इसी डू और डाई सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी सी बॉडी को मूव किया। मैं बड़ी एजिलिटी के साथ क्राउड के बीच से निकला। मेरी स्पीड मेरी एज के बिल्कुल अगेंस्ट थी। मैंने अपने क्लॉथ बैग से वह लेदर नीडल बैग निकाला। इससे पहले कि कोई कुछ रिएक्ट कर पाता, मैंने सबसे पतली सिल्वर नीडल बाहर निकाली और सीधा उस बच्चे के सिर के बिल्कुल सेंटर में बाई हुई एक्यूपॉइंट पर हल्के से स्ट्राइक कर दिया। ये तुम क्या कर रहे हो? रुको, ए छोटे शैतान। सब लोगों को फाइनली होश आया और वो चिल्लाने लगे। वो मुझे रोकना चाहते थे, पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही वह सिल्वर नीडल उस एक्यूपॉइंट में गई, एक मिरेकल हुआ। वो बच्चा जो अभी तक बुरी तरह शिवर कर रहा था और जिसकी सांस रुकने ही वाली थी, उसकी बॉडी एक झटके के साथ स्टिफ हुई और फिर इंस्टेंटली रिलैक्स हो गई। कुछ सेकंड्स बाद उस बच्चे के मुंह से एक वीक लेकिन क्लियर रोने की आवाज आई। पूरे क्लिनिक में अचानक पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। हर कोई मुझे फटी फटी आंखों से ऐसे घूर रहा था जैसे किसी ने उन पर फ्रीज स्पेल कास्ट कर दिया हो। वो आंटी जो अभी कुछ देर पहले पागलों की तरह रो रही थी, उनकी आंखें फटी रह गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखे हुए थी। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर वांग भी मेरे हाथों की सिल्वर नीडल को कंटिन्यूअसली घूर रहे थे। उनका मुंह इतना खुला था कि अंदर एक पूरा अंडा जा सके। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ मेडिकल फील्ड में लगा दी थी, पर शायद उन्होंने ऐसी नीडल टेक्निक कभी नहीं देखी थी। पर ठीक उसी टाइम जब मैं पूरे टाउन का सेंटर ऑफ अटेंशन बन रहा था, एक आदमी ने भी मेरे बारे में ये रूमर सुनी। ये जांगो पिछले 3 दिन और 3 रातों से कंटिन्यूसली ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने एक पल के लिए भी आंख न झपकाई थी। जब उन्होंने अपनी पुरानी बीजिंग 212 को इस छोटे से टाउन में एंटर किया तो उनकी कंडीशन एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड थी, पर उन्हें रेस्ट करने की कोई परवाह नहीं थी। उनके अंदर जल रही एक नेवर एंडिंग फायर ही उनका सपोर्ट सिस्टम थी। वो डायरेक्टली टाउन के पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक सोल्जर के टिपिकल एटीट्यूड और अथॉरिटी के साथ उन्होंने उस ओल्ड स्टेशन चीफ यांग गोकियांग से मुलाकात की, जो बस रिटायर होने वाले थे। मेरी बात सुनने के बाद स्टेशन चीफ यांग ने एक गहरी सांस ली और सिगरेट जलाई। वह केस मैं अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूल सकता। उस साल हमने ह्यूमन ट्रैफिकर्स को ब्लॉक करने के लिए अपनी पूरी पावर लगा दी थी और 1 डज़न से ज्यादा बच्चों को रेस्क्यू किया था। ये जांगो ने उन्हें डायरेक्टली इंटरप्ट किया और पॉइंट पर आए, चीफ जांग, मुझे उस मिसिंग बेबी बॉय की सारी डिटेल्स जाननी है। चीफ जांग का फेस तुरंत और भी सीरियस हो गया। वो बच्चा बहुत छोटा था, 1 महीने का भी नहीं था। उसकी बॉडी पर एक शाइनी सा मेडल टंगा हुआ था,
पर किसने सोचा था कि जब हम बच्चों को ट्रांसफर कर रहे होंगे तभी अचानक भारी बारिश शुरू हो जाएगी और उस पूरे केओस में बैम्बू बास्केट में रखा वो बेबी बॉय अचानक गायब हो गया। इतना कहते ही चीफ जांग ने अपनी सिगरेट बुझाई। उनकी आंखों में एक अजीब सी दया थी। कॉमरेड, मुझे तुम्हें सच बताना ही होगा। वो हाई फेंको वाली जगह, वहां पॉइजनस गैस, स्वॉर्म्स, डेडली इंसेक्ट्स और वाइल्ड एनिमल से भरी है। एक ब्लैंकेट में लिपटा हुआ बेबी अगर उस जगह गिर जाए तो बुरा मत मानना, लेकिन उसकी हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। गिव अप कर दो खुद को और टॉर्चर मत करो। ओल्ड चीफ के ये वर्ड्स किसी आइस कोल्ड हथौड़े की तरह सीधे ये जानवों के दिल पर लगे। ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत हैवी हो चुका था। ये जानवों लगभग अपनी सारी होप खो चुके थे। तभी टेंशन को लाइट करने के लिए स्टेशन चीफ जांग ने टाउन में हुई एक अजीब सी इंसिडेंट के बारे में बात छेड़ी। हाँ सच, माउंटेन के पास वाले क्लिनिक की बात करूं तो 2 दिन पहले कई बच्चों को हाई फीवर हुआ और वो शिवर करने लगे, बस मरने ही वाले थे। फिर गैस करो क्या हुआ। माउंटेन से आया हुआ एक 3 साल का बच्चा बस कुछ नीडल्स लेकर करके स्ट्राइक किया और उन सबको बचा लिया। पूरे टाउन में ये न्यूज़ पागलों की तरह फैल गई है। लोग कह रहे हैं कि वो बच्चा माउंटेन से आया हुआ कोई लिटिल गॉड है, लेकिन उस आदमी ने इस बात पर जरा भी अटेंशन नहीं दिया। उसके लिए लिटिल गॉड जैसी बातें बस लोकल रूमर्स थीं। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन गूंज रही थी, हड्डियों का चूरा भी नहीं बचेगा। एक मैसिव डिसअपॉइंटमेंट और एग्जॉशन ने उन्हें अचानक हिट किया। उनके स्टमक में तेज दर्द शुरू हो गया। उस आदमी के मुंह से एक दबी हुई कराहट निकली। उनके फोरहेड पर इंस्टेंटली कोल्ड स्वेट आ गया। उन्होंने अपने स्टमक को कस कर पकड़ लिया। अनबेरेबल पेन की वजह से उनकी पूरी बॉडी सिकुड़ गई। ओल्ड चीफ डर गए और जल्दी से उन्हें सपोर्ट किया। कॉमरेड, तुम्हें क्या हुआ? आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, पुरानी प्रॉब्लम है, नथिंग सीरियस। पर इस बार पेन पहले से कहीं ज्यादा अग्रेसिव था। उनका चेहरा पेपर की तरह वाइट हो चुका था। विजन ब्लर होने लगा था। इससे पहले कि डार्कनेस उनके कॉन्शियसनेस को पूरी तरह निगल लेती, उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आया, क्या मुझे अपने सिंस को रिडीम करने का एक चांस भी नहीं मिलेगा? ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड हो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और वो सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के टियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। खैर, मैं उस क्लिनिक में रातों रात फेमस हो गया था। एक सिल्वर नीडल से मरने वाले बच्चों को बचा लिया। ये न्यूज़ किसी पंछी की तरह पूरे टाउन में फैल गई। टाउन के लोग मुझे पूरी रिस्पेक्ट के साथ देखने लगे। डॉक्टर वांग, जो मुझे कुछ देर पहले वाइल्ड चाइल्ड बोल रहे थे, वो अब मेरे सामने पूरी तरह झुक चुके थे। मुझे पूरे रिस्पेक्ट से लिटिल मास्टर कहकर बुला रहे थे। उन्होंने न सिर्फ अपना स्पेशल मॉल्ट एक्सट्रैक्ट मुझे पीने के लिए दिया, बल्कि मेरे लिए सबसे क्लीन वार्ड भी खाली कर दिया। पर मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बस अपने छोटे पैर हिलाते हुए वो मीठा मॉल्ट एक्सट्रैक्ट पी रहा था। ठीक उसी टाइम मैंने कुछ एडल्ट्स को बात करते हुए सुना तुमने? टाउन में कोई वीआईपी आया है, बीजिंग जीप चला रहा है और वो कोई मिलिट्री ऑफिसर है। सुना है वो अपने 3 साल से मिसिंग बेटे को ढूंढने आया है। सच में एक डेस्परेट पिता है। ये कुछ वर्ड्स मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगे। क्या ये वही होंगे? मेरी लाइफ में पहली बार मुझे किसी स्ट्रेंजर के लिए इतनी स्ट्रॉन्ग क्यूरियोसिटी हुई। मैंने तुरंत अपना कप नीचे रखा और डॉक्टर वांग की नजरों से बचकर एक छोटी बिल्ली की तरह क्लिनिक से बाहर निकल गया। स्ट्रीट पर खड़े होकर मैंने अपनी आंखें बंद की और इंस्टेंटली अपने सारे सेंसेस ओपन कर दिए। बहुत जल्द मैंने देख लिया, पुलिस स्टेशन के डायरेक्शन में एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की एनर्जी थी। उस एनर्जी की आउटर लेयर एक ब्लाइंडिंग गोल्डन रेड कलर की थी, बिल्कुल जलती हुई फायर की तरह। यही है ड्रैगन आरा। लेकिन उस ड्रैगन आरा के बिल्कुल सेंटर में एक थिक ऑलमोस्ट ब्लैक कलर की डार्क एनर्जी ने उसे बुरी तरह जकड़ रखा था। उस ब्लैक एनर्जी में सिर्फ रिग्रेट्स, पेन और मिसिंग समवन की फीलिंग थी। वही है सौरो आरा। ये दो कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जीज एक ही बॉडी के अंदर पागलों की तरह लड़ रही थी। मेरे फॉरहेड पर इंस्टेंटली टेंशन आ गई। ये इंसान बहुत बुरी तरह बीमार है। मैंने बिना कोई सेकंड थॉट दिए अपने छोटे पैरों से उस एनर्जी के डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया। कुछ छोटी छोटी लेन्स क्रॉस करने के बाद मैंने फाइनली उस एनर्जी के ओनर को ढूंढ लिया। पुलिस स्टेशन के एंट्री गेट से कुछ ही दूरी पर एक टॉल आदमी अपनी बॉडी को सिकोड़े हुए
दर्द से तड़पते हुए एक पुराने पेड़ के सहारे खड़ा था। उस आदमी के माथे पर सिर्फ कोल्ड स्वेट था और उसका चेहरा पेपर की तरह वाइट था। मैं इंस्टेंटली रुक गया और दूर से उसे देखने लगा। थोड़ा पास आने पर मुझे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। इस आदमी की बॉडी के अंदर का सिस्टम पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके इंटरनल ऑर्गन्स की एनर्जी किसी आउट ऑफ कंट्रोल जंगली घोड़े की तरह यहाँ वहां क्रश कर रही थी। स्पेशली उसके स्टमक एरिया की एनर्जी, वो एक स्पाइक्ड ग्रे वॉर्टेक्स बन चुकी थी जो पागलों की तरह घूम रही थी। और इस पूरे क्योस का रूट कॉज उसके हार्ट से आ रही एनर्जी थी। वो एनर्जी बिटर हर्ब्स की तरह कड़वी थी। वो बिटरनेस इतनी स्ट्रांग थी कि लग रहा था जैसे वो उस पूरे इंसान को निगल जाएगी। मैंने आज तक इतनी पेनफुल एनर्जी कभी नहीं देखी थी। पर स्ट्रेंज बात यह थी कि मुझे उस बिटर एनर्जी से कोई रिपल्शन फील नहीं हुआ, बल्कि मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिटरनेस मेरे हार्ट को भी हिट कर रही हो, जिससे मुझे एक वियर्ड कनेक्शन और हार्ट अटैक फील हो रहा था। पापा, मैंने अपने मन में इस अनजान वर्ड को सॉफ्टली बोला। अगले ही सेकंड उसके स्टमक का पेन एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया। ये जांगवू को लगा जैसे उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स अपनी जगह से हट गए हों। कोल्ड स्वेट ने इंस्टेंटली उनके कपड़ों को गीला कर दिया। उनका विजन ब्लर होने लगा। आसपास की हर चीज गोल गोल घूमकर नीचे गिर रही थी। सब खत्म। यही वो लास्ट थॉट था जो उनके माइंड में आया। और ठीक उसी स्प्लिट सेकंड में जब वो जमीन पर गिरने वाले थे, मिट्टी की स्मेल वाले दो छोटे छोटे हाथों ने हल्के से उनके आर्म को सपोर्ट किया। और तभी उनके कानों में एक चाइल्डिश आवाज आई, हिलना मत, मैं मेडिसिन लेकर आता हूं। ये जाम्बो ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उन्हें बस रफ कपड़े पहने हुए एक ब्लर सा फिगर दिखा, बिल्कुल उस फोटो वाले बेटे जैसा। क्या ये कोई इल्यूजन था? क्या इंसान सच में मरने से पहले उस इंसान को देखता है जिसे वो सबसे ज्यादा मिस करता है? उनके पास सोचने की एनर्जी नहीं थी। मैंने उन्हें आराम से पेड़ के सहारे टिकाया, टर्न लिया और रोड के किनारे ग्रास में भाग गया। उन्हें लगा मैं किसी को हेल्प के लिए बुलाने जा रहा हूं, पर अगले ही सेकंड में नीचे झुका और मेरे छोटे हाथ उन वाइल्ड ग्रास के बीच पागलों की तरह कुछ ढूंढने लगे। कुछ ही सेकंड्स में मैंने उस झाड़ियों के बीच से एक पौधा बाहर निकाला, एक छोटी सी हर्ब जिससे पर्पल लाइट चमक रही थी। मैं उस हर्ब को लेकर तेजी से वापस भागा और पूरी सीरियसनेस के साथ उसे उनके मुंह के पास रखा। ये खा लो, इससे पेन क्योर हो जाएगा। मेरी आवाज चाइल्डिश थी, पर उसमें एक अनडिनाइबल कॉन्फिडेंस था। उस आदमी का कॉन्शियसनेस खत्म हो रहा था, पर उसे एक अजीब सी फ्रेश स्मेल आई। उस स्मेल में जैसे कोई मैजिक था जिसने उसके कियोटिक नर्व्स को थोड़ी सी रिलीफ दी। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उसका मुंह खुलवा दिया। मैंने इंस्टेंटली वो हर्ब उसके मुंह में डाल दी। एक इनडिस्क्राइबेबल बिटरनेस उनके मुंह में ब्लास्ट हुई और तुरंत ही वो बिटरनेस एक कूल फ्रेश एनर्जी में बदल गई। वो कूलनेस उनके गले से होती हुई सीधे उनके आउट ऑफ कंट्रोल स्टमक में गई। वो कूल एनर्जी बिल्कुल किसी मैजिकल रेन की तरह थी जिसने एक झटके में उनके स्टमक की जलती हुई फायर को बुझा दिया। वो पेन जो किसी नाइफ अटैक जैसा था, वो एक अनबिलीवेबल स्पीड से कम होने लगा, गायब होने लगा। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर वो अनबेरेबल पेन जो किसी टफ सोल्जर को भी बेहोश कर दे, वो ऑलमोस्ट गायब हो चुका था। बस हल्का सा एक इफेक्ट बचा था। एक वार्म फ्लो उनके स्टमक से निकला और उनकी पूरी बॉडी में फैल गया। उस आदमी ने एक गहरी सांस ली और फाइनली उस डाइंग सफोकेशन से आजाद हुआ। उनका माइंड क्लियर हो चुका था, विजन वापस आ गया था। और जो पहली चीज उन्होंने देखी वो था, मैं पूरे सीरियस लुक के साथ उन्हें घूर रहा था। वो आदमी कंप्लीटली शॉक में था। और जब वो शॉक में ही था, तभी दूर से ब्रेक्स की एक तेज क्रीचिंग आवाज आई। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड घुटनों पर था। पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपमेंट में गाड़ दी। लाओ ये। चिन एमिंग 2 सोल्जर्स और एक मेडिकल किट लिए ओल्ड मैन के साथ ऑफ रोड व्हीकल से बाहर कूदा। जब उन्होंने जांगो को पेड़ के सहारे पेपर जैसे वाइट फेस के साथ देखा तो सबका दिल दहल गया। जल्दी वाइटल्स मॉनिटर लाओ। चीन एमिंग सच में मिलिट्री हॉस्पिटल का नंबर 1 सर्जन था। उसने इंस्टेंटली बैठकर प्रोफेशनल इमरजेंसी एड स्टार्ट कर दी। वो स्टेथोस्कोप से चेक करते हुए सोल्जर्स को ऑर्डर्स दे रहा था। ब्लड प्रेशर मशीन फास्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी रखो,
पूरा सीन इंस्टेंटली टेंस लेकिन कंप्लीटली डिसिप्लिन हो गया। चिन एमिंग का माथा सिकुड़ा हुआ था और फेस एक्सट्रीमली सीरियस था। उसे अच्छे से पता था कि जो पेन ये जांघों को इस कंडीशन में ला सकता है वो डेफिनेटली एक्यूट स्टमक क्रैम्प या गैस्ट्रिक परफोरेशन का वार्निंग साइन है। ये कंडीशन एक्सट्रीमली डेंजरस थी। मेडिसिन इंस्टेंटली इंजेक्ट करनी पड़ेगी वरना रिजल्ट बहुत भयानक होगा। लेकिन जब उसने अपना ठंडा स्टेथोस्कोप ये जांघों की चेस्ट पर रखा तो उसके फेस का एक्सप्रेशन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। हार्ट बीट एब्सोल्युटली नॉर्मल और स्ट्रांग थी। ब्रीदिंग कंप्लीटली स्मूथ और स्टेबल थी। ये कैसे पॉसिबल है? ब्लड प्रेशर 120/80, हार्ट रेट 75, ब्लड ऑक्सीजन 98%। सोल्जर ने जो कंटिन्यूस डेटा बताया उसने चीन एमिंग का दिमाग घुमाकर रख दिया। क्या ये किसी मरने वाले इंसान के वाइटल्स हैं? ये तो लिटरली एक फुल्ली हेल्दी एडल्ट के स्टैंडर्ड वाइटल्स हैं। लाओ, ये तुम्हें एग्जैक्टली क्या हुआ है? क्या अभी तुम्हें एक्सट्रीम स्टमक पेन हुआ था? चिन एमिंग ने स्टेथोस्कोप हटाते हुए ऐसे पूछा जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। ये जांगो अब तक फुल्ली रिकवर हो चुके थे। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया, अपने मुंह की तरफ पॉइंट किया और बोले, अभी दर्द से मेरी जान निकलने वाली थी। फिर उन्होंने अपने मुंह से वो आधी बची हुई हर्ब निकाली जिस पर अभी भी उनका सलाइवा लगा था। इस चीज ने मेरी जान बचाई है। किन एमिंग ने वो गीली हर्ब ली और अपनी आंखों के पास लाया। उसके हिसाब से ये बस एक नॉर्मल सी वाइल्ड ग्रास थी। क्या दर्द से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? चिन एमिंग को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं हुआ। उसे लगा कि ये जांगो ने अपनी शेयर विल पावर से उस पेन को सरवाइव किया है और ये हर्ब बस एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट है। और उसके पीछे खड़ा वो साइलेंट ओल्ड मैन। जैसे ही उसने उस हर्ब को देखा उसकी पूरी बॉडी झटके से हिल गई। वो लिटरली 2-3 कदम भागते हुए आगे आया और उसने झटके से वो हर्ब छीन ली। उसने उसे अपनी नाक के पास लाकर स्मेल किया और फिर अपनी हथेली पर रखकर ध्यान से इंस्पेक्ट करने लगा। उसके हाथ सडनली अनकंट्रोलेबल होकर कांपने लगे और उसकी ब्रीदिंग तेज हो गई। डॉक्टर वांग, क्या हुआ आपको? क्या आप इस चीज को जानते हैं? चिन एमिंग ने कंफ्यूजन में पूछा। डॉक्टर वांग ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपनी आंखों से हथेली पर रखी उस हर्ब को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने कोई गॉड लेवल चीज देख ली हो। उसके होंठ कांप रहे थे। पर्पल गोल्ड कलर के वेन्स, ड्रैगन स्केल के शेप वाले लीव्स, मुंह में जाते ही स्वीट इफेक्ट। इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। उसने झटके से अपना सिर उठाया और एक क्रैक होती ही आवाज में जिसमें एंडलेस शॉक और एक्सट्रीम हैप्पीनेस थी वो पागलों की तरह चिल्लाया, ओ माय गॉड, ये तो मेडिकल रिकॉर्ड्स में 100 ईयर से एक्सटिंक्ट हो चुकी सुप्रीम ग्रेड पर्पल गोल्ड ड्रैगन जेंटियन है। क्या चीज? चीन एमिंग का चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था पर डॉक्टर वांग ने उसकी बात सुनी ही नहीं। एक्साइटमेंट की वजह से उनका ओल्ड फेस रेड हो चुका था। वो उस आधी हर्ब को ऐसे पकड़े हुए थे जैसे वो दुनिया का सबसे रेयर ट्रेजर हो। एंशिएंट रिकॉर्ड्स में लिखा है पर्पल गोल्ड ड्रैगन जेंटियन एक्सट्रीम इन एनर्जी वाली जगह पर रुकती है। ये हेवन और अर्थ की एसेंस को एब्जॉर्ब करती है। इसमें लिटरली मुर्दों को जिंदा करने और हड्डियों पर नया फ्लैश लाने का मैजिक है। इंटरनल ऑर्गन्स के किसी भी एक्यूट पेन के लिए इसका इंस्टेंट हीलिंग इफेक्ट होता है। मुझे हमेशा लगता था कि एंशिएंट डॉक्टर्स ने बस बातों को एग्जैजरेट किया है पर मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी लाइफ में मैं इसे जेन्युइनली देख पाऊंगा। डॉक्टर वांग की बातें एक हैवी बॉम्ब की तरह सबके कानों में फटी। किन एमिंग का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। वो डॉक्टर वैंग को उस क्रेजी एक्सट्रीम एक्साइटमेंट में देख रहा था। फिर उसने ये जांगो के रिकवर्ड और रेड फेस की तरफ देखा और जब उसने उन अनबिलीवेबल वाइटल्स डेटा के बारे में सोचा तो एक ऐसा पॉसिबिलिटी जो उसने कभी इमेजिन नहीं किया था वो किसी लाइटनिंग की तरह उसके दशकों पुराने साइंस वाले वर्ल्ड व्यू को चीर गया। क्या सच में इस हर्ब में इतना गॉड लेवल मैजिक है? इस पल सब लोगों की नजरें ऑटोमेटिकली एक साथ टर्न होकर मुझ पर आकर रुक गई। हवा में साइलेंस छा गया। हवा एकदम हैवी हो गई। चिन एमिंग का आधा मुंह खुला था और उसका ब्रेन कंप्लीटली हैंग हो चुका था। डॉक्टर वांग मुझे पूरी एक्साइटमेंट के साथ देख रहे थे। उनकी आंखों में उस मैजिकल मिरेकल के लिए रिस्पेक्ट और उस मैजिकल हर्ब के लिए क्रेविंग थी। और ये जांगो, वो अपनी जान बचाने वाले मुझ 3 साल के बच्चे को घूर रहे थे। उनके दिल में एक मैसिव सुनामी चल रही थी। एक 3 साल का बच्चा इतनी आसानी से एक एक्सटिंक्ट मैजिकल हर्ब कैसे निकाल सकता है? ये पॉसिबल कैसे है? मिनिस्टर, आप ठीक तो है ना?
हम पहले आपको चेकअप के लिए भेजते हैं। चेन एमिंग को फाइनली थोड़ी सेंसेस वापस आई। उसने अपने शौक को फोर्सफुली दबाया और सोल्जर्स को ये जांगो को सपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। मैं ठीक हूँ। ये जांगो ने हाथ हिलाया और खुद उठने की कोशिश की, पर तभी उनके जैकेट से वो ब्राउन पेपर फाइल स्लिप होकर जमीन पर गिर गई। स्लैप। फाइल पूरी तरह सील नहीं थी, तो उसके अंदर के सारे डॉक्यूमेंट्स जमीन पर फैल गए। कुछ रिपोर्ट्स, कुछ रिकॉर्ड्स, और वो मिलिट्री मेडल की फोटो भी। और वो फोटो एग्जैक्टली मेरे पैरों के पास आकर रुकी। किसी ने इस छोटी सी डिटेल पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना सिर नीचे किया। मेरी नजर तुरंत उस पुरानी येलो फोटो पर गई। उस फोटो में मिलिट्री मेडल का पैटर्न बहुत फेमिलियर लग रहा था, स्पेशली उसके किनारे पर वो छोटा सा स्क्रैच मार्क। मैंने अपना छोटा सा सिर टिल्ट किया और मेरी बड़ी बड़ी आंखों में कंफ्यूजन आ गया। ये चीज शायद मेरे पास भी एक है। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। खैर, उस वक्त उस ट्रैकिंग स्क्वाड के सब लोगों ने एक गहरी सांस ली। अंकल चिन ने तो तुरंत एनक्रिप्टेड रेडियो निकाला और इस अनबिलीवेबल इंसिडेंट की पूरी रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को दे दी। रेडियो के दूसरी तरफ पूरे 1 मिनट का साइलेंस था, और फिर सिर्फ एक ऑर्डर आया, ट्रैकिंग इमीडिएटली स्टॉप करो, मिशन चेंज टू एस्कॉर्ट, ये जॉम्बो और उसके बेटे को वापस लाओ, और ध्यान रहे उनके सिर का एक बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। और इस तरह वो ट्रैकिंग स्क्वाड जो एक एंग्री फोर्स की तरह आई थी, वो अब एक एक्सट्रीमली केयरफुल एस्कॉर्ट टीम में बदल गई। वापस जाते वक्त गाड़ी का एनवायरनमेंट बहुत इमोशनल था। पापा ने मुझे बहुत टाइट हग किया हुआ था, जैसे कि अगर उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैं फिर से गायब हो जाऊंगा। उन्होंने बड़ी ऑकवर्डनेस के साथ अपने मिलिट्री बैग से एक कंप्रेस्ड बिस्किट निकाला और बहुत केयर के साथ मेरे मुंह के पास रखा। बूढ़ाओ, भूख लगी है, कुछ खा लो। मैंने उस ड्राई और हार्ड बिस्किट को देखा और अपना सिर नाम में हिला दिया। ये जांगो ने फिर जल्दी जल्दी अपनी मिलिट्री वाटर बॉटल खोली, तो पानी पी लो। मैंने फिर से सिर हिलाया। पापा टोटली हेल्पलेस हो चुके थे। उस टफ मिलिट्री मैन के फेस पर एक रेयर कंफ्यूजन और ऑकवर्डनेस दिख रही थी। फ्रंट सीट पर ड्राइव कर रहे अंकल चीन रियर व्यू मिरर में ये सब देख रहे थे। उन्हें हंसी भी आ रही थी, पर उनकी आंखें भी नम थीं। इस स्ट्रिक्ट बॉस के अंदर फाइनली कुछ ह्यूमन इमोशंस आ गए हैं। गाड़ी के अंदर एकदम साइलेंस था। मैं नॉर्मल 3 साल के बच्चों की तरह रो या चिल्ला नहीं रहा था। मैं बस चुपचाप पापा की गोद में बैठा था और अपनी क्लियर आंखों से बिना पलक झपकाए उनके फेस को घूर रहा था। पापा मेरी नजरों से थोड़े कंफ्यूज हो रहे थे, पर उस कंफ्यूजन से ज्यादा उन्हें मेरे अटेंशन से खुशी मिल रही थी। उन्होंने अपना बड़ा और रफ हाथ आगे बढ़ाया। वो मेरे सिर को छूना चाहते थे, पर हाथ बीच में ही रुक गया। उन्हें डर था कि कहीं मुझे चोट न लग जाए, तो वो हाथ हवा में ही रुक गया। फाइनली उन्होंने अपनी आवाज को जितना हो सके सॉफ्ट किया और मुझसे पूछा, वुडाओ, क्या हुआ? पापा को ऐसे क्यों देख रहे हो? सडनली गाड़ी में बैठे सब लोगों के कान खड़े हो गए। सब क्यूरियस थे कि मुझ जैसा मैजिकल बच्चा अब क्या बोलेगा। मैंने थोड़ी देर वेट किया और फिर फाइनली बोला, पापा, आप बहुत बीमार हो। मेरी एक लाइन ने गाड़ी के उस रिलैक्स एनवायरनमेंट को इंस्टेंटली फ्रीज कर दिया। फ्रंट सीट पर अंकल चिन ने झटके से ब्रेक मार दी। उन्होंने रियर व्यू मिरर से मुझे तो मजाक कर रहे हो ना वाले लुक के साथ देखा। वो सोच रहे थे ये बच्चा सच में खुद को गॉड लेवल डॉक्टर समझने लगा है। डॉक्टर वांग और बाकी सोल्जर्स भी अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे। उन्हें लगा मैं बस बचकानी बातें कर रहा हूँ। पापा भी एक सेकंड के लिए फ्रीज हुए, फिर प्यार से हंसे और मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए बोले, पापा बीमार नहीं है, पापा बिल्कुल हेल्थी हैं। नहीं। मैंने बहुत स्टबर्न होकर अपना सिर हिलाया। मेरे छोटे से फेस पर एक ऐसी सीरियसनेस थी जो मेरी एज से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। आपकी सारी एनर्जी खराब हो चुकी है। मैंने अपनी छोटी सी उंगली से पापा की बॉडी पर पॉइंट किया। यहाँ, यहाँ और यहाँ। अंदर की एनर्जी में गांठें पड़ गई हैं और सब कुछ ब्लैक हो चुका है। और फिर मैंने एक मैसिव बॉम्ब ड्रॉप किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आप मर जाओगे, मर जाओगे। ये वर्ड्स एक 3 साल के बच्चे के मुंह से निकल रहे थे। नॉर्मली एक मजाक लगना चाहिए था। गाड़ी में बैठे बाकी लोग इसे सच में एक जोक की तरह ही ले रहे थे। अंकल चीन ने तो मजाक भी उड़ाया। हाँ हाँ, लाओ ये, सुना तुमने, तुम्हारे बेटे ने तुम्हें डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, अब तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा। पर उस हंसी मजाक के बीच सिर्फ पापा के फेस की स्माइल धीरे धीरे गायब हो रही थी।
बाकी लोगों को नहीं पता था, पर पापा को खुद की कंडीशन अच्छे से पता थी। पिछले 3 सालों से रिग्रेट और मिसिंग की फीलिंग के साथ उन्होंने लिटरली अपनी जान की बाजी लगाकर काम किया था। उनकी बॉडी बहुत पहले ही जवाब दे चुकी थी, वॉर के टाइम की ओल्ड इंजरीज और उनका स्टमक पेन, ये सब किसी श्राप की तरह उनके साथ चिपके हुए थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, 3 साल पहले के मेडिकल चेकअप में डॉक्टर्स ने उनके लंग्स में एक अननोन शैडो देखा था। इन सालों में मेडिकल फील्ड की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी भी ये पता नहीं लगा पाई कि वो शैडो एग्जैक्टली है क्या। वो किसी टाइम बॉम्ब की तरह उनकी बॉडी में बैठा था, और ये पापा का टॉप सीक्रेट था, जिसके बारे में अंकल चिन को भी नहीं पता था। और आज उन बीमारियों को जिन्हें पापा इग्नोर कर रहे थे, वो मैंने, उनके 3 साल के बेटे ने सिर्फ एक नज़र में पकड़ ली। पापा ने मेरी उन सीरियस आंखों को देखा और उनके दिल में एक अजीब सी फीलिंग आई, शायद ये बच्चा सच बोल रहा है। कुछ दिनों बाद वो टीम फाइनली नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन पहुंच गई। जब पापा मुझे सोते हुए अपनी बाहों में उठाकर अपने घर के सीमेंट वाले फ्लोर पर खड़े हुए, तो उन्हें लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। जब वो यहाँ से गए थे तो उनके मन में मौत का थॉट था, और जब वो वापस आए तो उनके हाथों में दुनिया का सबसे प्रेशियस ट्रेजर था। उनके दिल में एक पीस और सेटिस्फैक्शन था जो उन्होंने पहले कभी फील नहीं किया था। उन्होंने चाबी निकाली और उस दरवाजे को खोला जो 3 साल से कोल्ड पड़ा था। वो आओ, हम घर आ गए, उन्होंने मेरे कान में सॉफ्टली कहा। मैंने नींद भरी आंखों को रगड़ा और पापा के चौड़े आर्म से अपना सिर बाहर निकाला। मैं क्यूरियसली अपने नए घर को देख रहा था। घर बहुत बड़ा था और एक्सट्रीमली क्लीन था, पर उसमें कोई फीलिंग नहीं थी। फर्नीचर डार्क कलर का था और बिल्कुल परफेक्ट लाइन में सेट था, बिल्कुल किसी मिलिट्री बैरक्स की तरह। हवा में कोई वार्मथ नहीं थी। पापा ने मुझे धीरे से नीचे उतारा। उनके फेस पर एक ऑकवर्ड सी स्माइल थी। वुडाओ, देखो ये हमारा घर है, तुम्हें पसंद आया? मैंने कोई आंसर नहीं दिया। मैं अपने छोटे पैरों से पूरे घर में धीरे धीरे वॉक करने लगा। मैंने अपनी छोटी सी नाक से हवा को स्मेल किया और सिर उठाकर सब जगह देखा। पापा मेरे पीछे पीछे चल रहे थे। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह लग रहे थे जो एग्जाम रिजल्ट का वेट कर रहा हो। मैं सबसे पहले किचन में गया। मैं पंजों के बल खड़ा हुआ और टैप से गिरते हुए क्लियर पानी को देखा। पापा ने जल्दी से एक गिलास लिया और पानी भरकर मुझे दिया। बुढ़ाओ, प्यास लगी है, लो पानी पियो। मैंने अपना मुंह बनाया और सिर हिलाकर रिफ्यूज कर दिया। पापा, ये पानी नहीं पी सकते। क्यों? पापा कंप्लीटली फ्रीज हो गए। ये नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन का प्यूरिफाइड टैप वाटर था। पूरी मिलिट्री इसे पीती है। फिर वो मुझे लिविंग रूम में ले गए। तभी एक ड्यूटी सोल्जर ने दरवाजा नॉक किया। वो कैंटीन से पापा का डिनर लेकर आया था। 4 डिश और एक सूप, मीट और वेज का परफेक्ट कॉम्बिनेशन, फुल्ली बैलेंस्ड डाइट। पापा ने बहुत एक्साइटमेंट के साथ खाना टेबल पर रखा। वुडाओ, खाना खा लो, देखो तुम्हें क्या पसंद है। मैं थोड़ा पास गया, स्मेल किया और फिर सिर हिला दिया। पापा, ये खाना भी नहीं खा सकते। अब ये क्यों? पापा का दिमाग पूरी तरह हैंग हो चुका था। ये खाना दिखने में अच्छा है, पर इसके अंदर का नेचुरल एसेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। इसे खाने और मिट्टी खाने में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने एक वरीड ओल्ड मैन की तरह साय किया। ये जांगो ने उस डिलिशियस रेड ब्रेज्ड पोक को देखा और लाइफ में पहली बार उन्हें अपने टेस्ट बड्स पर डाउट होने लगा। फाइनली मैं तेजी से चलते हुए पापा के बेडरूम में गया और मेरे फेस पर एक एक्सट्रीम लेवल की सीरियसनेस आ गई। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के टियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। खैर, मैंने अपनी छोटी सी उंगली से बेडरूम की तरफ पॉइंट किया और पापा को एक स्ट्रिक्ट वार्निंग दिया। इस रूम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पापा का हार्ट रेट इंस्टेंटली बढ़ गया। आपका बेड सीधे विंडो को फेस कर रहा है। विंडो के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल है वो एनर्जी फ्लो के डायरेक्शन के हिसाब से एक पियर्सिंग हार्ट किलिंग ओरा बना रहा है। मैं अपने छोटे हाथों को कमर पे रखकर कंटिन्यूअसली बोलता गया, आप रोज यहाँ सोते हो। और वो किलिंग एनर्जी किसी नीडल की तरह आपके हार्ट लेवल को टारगेट करती है। वो दिन रात आपकी लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर रही है। तभी आपकी बॉडी की एनर्जी इतनी मेस्टअप है। यहाँ तो गॉड भी सो जाए तो वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। पापा पूरी तरह शॉक में थे। किलिंग ओरा, लाइफ एनर्जी,
ये सब क्या नॉनसेंस है। वो एक स्ट्रिक्ट मटेरियलिस्ट सोल्जर थे। उनके लिए ये सब सुनना किसी एलियन लैंग्वेज को समझने जैसा था। पर जब उन्होंने मेरी वो एक्सट्रीमली सीरियस आंखें देखी और उन्हें मेरे वो पिछले मैजिकल मिरेकल्स याद आए, तो ये सुपरस्टिशियस नॉनसेंस बंद करो वाली लाइन उनके गले में ही अटक गई। अगर ये सच बोल रहा है तो क्या होगा। पापा ने बहुत हम्बली मुझसे एडवाइस मांगी। मैं किसी ओल्ड मास्टर की तरह अपने हाथ पीछे बांध कर रूम में चला और फाइनली कॉर्नर की वॉल पर पॉइंट किया। बेड को वहां शिफ्ट करो, हेड ईस्ट, फीट वेस्ट। ड्रैगन एनर्जी गैदर होगी और विंडो पर एक थिक कर्टन लगाओ ताकि बाहर की बैड एनर्जी ब्लॉक हो सके। पापा ने उस हैवी सॉलिड वुड बेड को देखा और फिर मुझे देखा, जो उनके घुटनों तक भी नहीं आ रहा था। उनके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। वो नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन के टॉप बॉस, द स्ट्रिक्ट ये जांगू, घर आते ही ऑफिशियल वर्क छोड़कर अपने 3 साल के बेटे के ऑर्डर्स पर घर का फेंग शुई चेंज कर रहे थे। अगर ये बात बाहर फैल गई तो उनके रिस्पेक्ट का क्या होगा। और जैसे ही उन्होंने मेरी क्लियर आंखों को देखा, उनका सारा डाउट हवा में गायब हो गया। ठीक है पापा, तुम्हारी बात मानिए, हम इसे अभी चेंज करते हैं। पापा ने दांत पीसे, अपनी स्लीव्स ऊपर की और काम में लग गए। और फिर उस मिलिट्री कॉम्पाउंड में एक बहुत अजीब सीन देखने को मिला। स्ट्रिक्ट मिनिस्टर ये अपने बेडरूम में पसीने से लथपथ होके बेड और हेवी कबर्ड्स खिसका रहे थे, और मैं अपने छोटे हाथों को पीछे बांधकर डोर पर एक स्ट्रिक्ट बॉस की तरह खड़ा था। बीच बीच में अपनी क्यूट आवाज में ऑर्डर भी दे रहा था। पा थोड़ा टेढ़ा हो गया, थोड़ा लेफ्ट में, हाँ बस वही। इस पल मिनिस्टर ये का सारा स्ट्रिक्ट ऑरा और टाइटल गायब हो चुका था। मेरे सामने वो सिर्फ एक ही रोल में थे, एक क्लमजी बट लविंग पावा। पर मुझे उस टाइम ये नहीं पता था कि मुझ 3 साल के बच्चे की एंट्री नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन में किसी ब्लास्ट से कम नहीं थी। मिलिट्री हॉस्पिटल के सर्जरी डायरेक्टर्स ऑफिस में डॉक्टर ली जियांजुन नाम का मेडिकल एक्सपर्ट अंदर आया। अंकल चिन ने उसे बहुत हैप्पीली वेलकम किया। अंकल चिन के फेस पर एक वियर्ड एक्साइटमेंट थी। लाओली, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं तुम उस पर बिलीव नहीं करोगे, पर वो 100% ट्रू है। क्या सीक्रेट है। डॉक्टर ली ने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए। अंकल चिन ने अपनी आवाज लो की और धीरे धीरे बोला, मैंने लेजेंड वाली मैजिकल हर्ब देखी है। मैजिकल हर्ब। डॉक्टर ली हंसने लगा। डायरेक्टर चिन, हम डॉक्टर्स हैं, साइंस में बिलीव करते हैं। मैजिक हर्ब जैसी कोई चीज नहीं होती। नहीं नहीं, वो कोई नॉर्मल मेडिसिन नहीं थी। अंकल चीन ने एक्साइटेडली हाथ हिलाया। मिनिस्टर ये को जानते हो ना, 2 दिन पहले उनका स्टमक अल्सर फट गया था। लगभग शॉक में चले गए थे ना वो। हाँ मैंने सुना, थैंकफुली आपकी टीम टाइम पर पहुंच गई। अंकल चीन ने अपना पैर पीटा। प्रॉब्लम यही है, जब हम पहुंचे तो वो फुल्ली रिकवर हो चुके थे। मिनिस्टर ये की विल पावर सच में गॉड लेवल है। डॉक्टर ली इम्प्रेस हो गया, पर अंकल चीन के अगले सेंटेंस ने उसकी पूरी साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू को हिला कर रख दिया। नहीं, वो विल पावर से नहीं बचे, उन्हें क्योर किया गया था एक हर्ब से। एक ऐसी हर्ब जो सेंचुरीज पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। पर्पल गोल्ड ड्रैगन जेंटियन। एक्साइटमेंट की वजह से अंकल किम की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में चमक थी। लाउली, सोचो, बस एक बाइट और कुछ सेकंड्स में सारे वाइटल्स नॉर्मल हो गए। ये हमारी पूरी मेडिकल साइंस की थियरी को डिस्ट्रॉय कर रहा है। डॉक्टर ली के फेस से स्माइल गायब हो गई। वो अपने स्ट्रिक्ट सीनियर डायरेक्टर को देख रहा था और उसकी आंखों में एक टेंशन आ गई। डायरेक्टर चिन, क्या आप कुछ ज्यादा ओवरवर्क तो नहीं कर रहे। मैं थका हुआ नहीं हूं, मेरा दिमाग बिल्कुल क्लियर है। अंकल चिन का फेस रेड हो गया। उसे पता था कि डॉक्टर ली को ट्रस्ट नहीं हो रहा, इसलिए उसने सीधा मेरा नाम लिया और मिनिस्टर ये का बेटा वुडाओ। उस हब को उसी ने ढूंढा था। उसने सिर्फ एक बार देखा और बता दिया कि मिनिस्टर ये को प्रॉब्लम कहाँ है, और फिर रैंडमली रोड के किनारे से वो हब उठा ली। ये सुनते ही डॉक्टर ली और भी सीरियस हो गया। वो खड़ा हुआ और एक डिप्लोमेटिक टोन में बोला, डायरेक्टर चिन, हम डॉक्टर्स हैं, हम पार्टी मेंबर्स हैं, हमें साइंस में बिलीव करना चाहिए। अंकल चीन का मुंह खुला रह गया। वो एक वर्ड नहीं बोल पाया। वो ये तो नहीं कह सकता था ना कि मैं शन्नी वैली के सक्सेसर को जानता हूं जो एनर्जी रीड कर सकता है। अगर उसने ऐसा बोला तो कल सुबह ही सर्जरी डायरेक्टर को साइकाट्री वार्ड में एडमिट कर दिया जाएगा। डॉक्टर ली ने अंकल चिन को चुपचाप देखा और सॉफ्टली बोला, डायरेक्टर चीन, मैं आपको कुछ दिन की लीव दे रहा हूं, आप रेस्ट कीजिए। और मिनिस्टर ये से भी कहिए कि वो इन फेक विलेज मैजिक ट्रिक्स पर बिलीव ना करे। ये कहकर डॉक्टर ली डोर क्लोज करके चला गया।
ऑफिस में सिर्फ अंकल चिन अकेले बैठे थे, मेडिकल बुक्स को देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे थे। और दूसरी तरफ ये जाम्बो, जिन्हें पूरी मिलिट्री पागल और ब्रेन वॉश्ड समझ रही थी। उन्हें इन रूमर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनके लिए सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी कि मुझ मैजिक डॉक्टर को खाना कैसे खिलाएं। टैप वाटर नहीं पी सकता, कैंटीन का खाना नहीं खा सकता, अब कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये जाम्बो खुद फील्ड में उतर गए। उन्होंने अपनी पावर यूज करके सबसे बेस्ट मिलिट्री ग्रेड मिनरल वाटर मंगवाया, फिर मिलिट्री फार्म जाकर सबसे फ्रेश वेजिटेबल्स और लाइव फिश खरीदी, और आखिर में उन्होंने एक छोटा सा कोल स्टोव ढूंढा और उस स्पॉटलेस किचन में कुकिंग स्टार्ट कर दी। नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन के टॉप मिनिस्टर ऑकवर्डली आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। स्टोव के धुएं से उनकी आंखों से पानी आ रहा था और फेस पर ब्लैक सोट लग गया था, बिल्कुल किसी कैट की तरह। पर जब वो गरम गरम मिलेट पॉरेज लेकर आए और मैंने फाइनली सिर हिलाया और उसे धीरे धीरे पीना स्टार्ट किया, तो ये जाम्बो को लगा कि उनकी सारी मेहनत सक्सेसफुल हो गई। पर तभी अचानक दरवाजे पे जोर जोर से नॉकिंग स्टार्ट हो गई। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि मैंने सिर्फ एक छोटी सी सिल्वर नीडल से 3 साल से कोमा में गए ओल्ड चीफ को जगा दिया था? पर अभी दरवाजे पे जोर से नॉक हुआ। एक ड्यूटी सोल्जर भागता हुआ अंदर आया और सैल्यूट किया। रिपोर्टिंग मिनिस्टर, मिलिट्री हॉस्पिटल से इमरजेंसी न्यूज है। ओल्ड चीफ चेन की कंडीशन क्रिटिकल है। ये सुनते ही ये जांगो का ब्लैक हैंड्स वाला मूव हवा में ही फ्रीज हो गया। और उसी टाइम नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन हॉस्पिटल की टॉप फ्लोर पर स्पेशल केयर वार्ड में टेंशन इतनी थिक थी कि उसे नाइफ से काटा जा सके। कॉरिडोर में सिर्फ हार्ट बीट और मशीन्स की कोल्ड बीप साउंड्स आ रही थी। उस एरिया में आज तक की सबसे टेरिफाइंग साइलेंस थी। रूम 01 के बाहर ऑफिसर्स की लाइन लगी थी। सबकी नजरें उस क्लोज्ड ग्लास डोर पर फिक्स थीं, क्योंकि अंदर मिलिट्री का पिलर, फाउंडिंग हीरो ओल्ड चीफ चेन युनलोंग एडमिट थे। रूम के अंदर का एनवायरनमेंट आयरन जैसा हेवी था। दुनिया का मोस्ट एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम फुल स्पीड पर काम कर रहा था। वेंटिलेटर्स की आवाज आ रही थी और ईसीजी मॉनिटर का ग्राफ विजिबली गिर रहा था। बेड पर लेटे ओल्ड चीफ की आंखें बंद थीं। वो उस ऑयल लैम्प की तरह थे जिसका ऑयल खत्म हो रहा था। बाहर वाले चाहे जितना भी ऑयल डाल लें, आग को बुझना ही था। तभी एक नर्स ने पैनिक में चिल्लाया, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअसली ड्रॉप हो रहा है, 80 से नीचे चला गया। अंकल चीन की आंखें रेड थीं और उसने चिल्लाते हुए ऑर्डर दिया, डोपामाइन डोज मैक्सिमम करो, एड्रेनालाइन रेडी रखो। पर ऑर्डर खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और बैड न्यूज आई। डायरेक्टर चिन, हार्ट रेट भी गिर रहा है, 40 के नीचे आ गया है, डिफिब्रिलेटर चार्ज करो। अंकल चीन की आवाज फट रही थी। वो एक ऐसी बैटल को कमांड कर रहे थे जिसका लॉस कंफर्म था। उन्होंने आज आफ्टरनून ही होल मिलिट्री के टॉप एक्सपर्ट्स की मीटिंग बुलाई थी। वहां खड़ा हर एक डॉक्टर नॉर्दर्न मेडिकल फील्ड का जायंट था। पर अब उन्होंने अपनी सारी पावर लगा दी थी। सारी वेस्टर्न मेडिसिन ट्राई कर ली थी, एडवांस टारगेट ड्रग से लेकर एक्सपेरिमेंटल नर्व स्टिमुलेशन थेरेपी तक सब कुछ ट्राई कर लिया गया था, पर सब कुछ यूजलेस था। ओल्ड चीफ चेन के वाइटल्स इरिवर्सिबल स्पीड से मौत की तरफ जा रहे थे। यहां तक कि चाइनीज मेडिसिन के लेजेंड रॉयल डॉक्टर हुआंग भी साइलेंट थे। उन्होंने ओल्ड चीफ की पल्स 3 बार चेक की और लास्ट टाइम उन्होंने अपनी पुरानी उंगलियां वापस खींच ली और एक लंबी सांस छोड़ी। डायरेक्टर चैन, डॉक्टर हुआंग ने स्लोली सिर हिलाया, मैं कुछ नहीं कर सकता। ओल्ड चीफ की इंटरनल एनर्जी फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुकी है। ये तो तेल खत्म होने वाली कंडीशन है। डॉक्टर हुआंग की आवाज में एक होपलेसनेस थी। उनका सेंटेंस किसी हैवी हथौड़े की तरह हर मेडिकल स्टाफ के दिल पर लगा। चाइनीज मेडिसिन, जो रूट कॉज फिक्स करने में सबसे एक्सपर्ट है, अगर उन्होंने भी गिव अप कर दिया तो इसका मतलब ओल्ड चीफ के लिए डेथ सेंटेंस डिक्लेयर हो चुकी है। जर्मनी से रिटर्न हुए प्रोफेसर जैंग भी उस मॉनिटर पर गिरते हुए रेड नंबर्स को घूर रहे थे। उनकी आंखों में डिफीट और शॉक था। ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद से बड़बड़ा रहे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। डेटा के हिसाब से ब्रेन डैमेज का एरिया नहीं बढ़ा है, ऑर्गन्स में भी फेलियर नहीं है, तो फिर वाइटल्स अचानक से क्रैश कैसे हो सकते हैं? ये टोटली अनसाइंटिफिक है। पर उनके क्वेश्चन का किसी के पास आंसर नहीं था। बीप बीप,
अचानक मॉनिटर से एक शार्प वार्निंग साउंड आई। वो ग्रीन लाइन जो हार्ट रेट शो कर रही थी, वो किसी कटी हुई पतंग की तरह सीधे नीचे गिर गई। डैम इट, कार्डियक अरेस्ट, डिफिब्रिलेटर चार्ज करो, 200 जूल्स, क्लियर, थंप। एक हैवी साउंड आई। ओल्ड चीफ की थिन बॉडी झटके से हवा में उठी और वापस बेड पर गिर गई। पर मॉनिटर की हार्ट रेट लाइन पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो अभी भी एक स्ट्रेट कोल्ड लाइन थी। डोज बढ़ाओ, 300 जूल्स, चार्ज, क्लियर, थंप। एक और शॉक। पर ईसीजी मॉनिटर पर अभी भी एक स्ट्रेट लाइन थी। इस मोमेंट पर रूम के सभी लोगों के हाथ रुक गए। हर किसी के फेस पर एक एब्सोल्यूट डिस्पेयर था। अंकल चिन के माथे पर पसीना और आंसू मिक्स होकर उनके गालों से नीचे गिर रहे थे। वो उस स्ट्रेट लाइन को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था जैसे उनके अंदर की सारी पावर खत्म हो गई है। और तभी डोर से एक भारी और थकी हुई आवाज आई, रुक जाओ। चीफ ऑफ स्टाफ चेन जिंगवो की टॉल बॉडी आज थोड़ी झुकी हुई लग रही थी। उनकी आवाज लगातार कांप रही थी। मेरे फादर को और टॉर्चर मत करो, उन्हें शांति से जाने दो। ये सुनते ही अंकल चीन ने स्लोली अपने हाथ से डिफिब्रिलेटर पैड्स नीचे रख दिए। पूरे वार्ड में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। अंकल चेंग ने टर्न किया। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो चेन जेंगो की उन सैड आंखों में देखें। उन्होंने एक डीप ब्रेथ ली और अपनी पूरी ताकत लगाकर बस कुछ वर्ड्स बोले, चीफ चेन, आई एम सॉरी, हमने पूरी कोशिश की। ये छोटे से वर्ड्स 1000 किलो से भी भारी थे। उन्होंने उस मिलिट्री हीरो के लिए मॉडर्न साइंस का फाइनल जजमेंट डिक्लेयर कर दिया था। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड रो रहा था। पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। अंकल चिन उस कोल्ड स्ट्रेट लाइन को देख रहे थे और बड़ी मुश्किल से बोले, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिएक्शन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ओल्ड चीफ अब 3 दिन भी सरवाइव कर पाएंगे। फैमिली को फ्यूनरल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये सेंटेंस एक लाइटनिंग स्ट्राइक की तरह था। ओल्ड चीफ की वाइफ, एक वाइट हेयर वाली बूढ़ी औरत, वहीं जमीन पर गिर पड़ी। पूरा कॉरिडोर पल भर में रोने और चीखने की आवाजों से भर गया। और ठीक उसी टाइम ड्यूटी सोल्जर की ये न्यूज किसी पत्थर की तरह ये जांगो के दिल पर आकर गिरी। ये जांगो की बॉडी इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। उनके माइंड में तुरंत एक ओल्ड मैन की इमेज फ्लैश हुई, जो हमेशा फेड हो चुकी मिलिट्री यूनिफॉर्म पहनता था पर हंसता बिल्कुल बच्चे की तरह था। एक बार जब ये जांगो सिर्फ एक कंपनी कमांडर थे, उनकी एक मिस्टेक से पूरी कंपनी लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी। सबको लगा कि उनका करियर खत्म है। पर उस टाइम के कमांडर ओल्ड चीफ चेन ने सबके अगेंस्ट जाकर उन्हें बचाया था। पनिशमेंट तो दूर की बात, ओल्ड चीफ ने उनकी शोल्डर पे हाथ मारते हुए जोर से हंसकर कहा था, गुड बॉय, तेरे अंदर एक वाइल्ड वुल्फ वाली आग है। तेरी ये मिस्टेक मैं हैंडल करूंगा। उस दिन से ओल्ड चीफ उनके लिए लाइफ के सबसे रिस्पेक्टेड गाइड बन गए। अगर ओल्ड चीफ नहीं होते तो आज का ये जांगो भी नहीं होता। पर 3 साल पहले ओल्ड चीफ के ब्रेन में ग्रेनेड शेल का एक पीस नर्व प्रेस करने लगा और वो कोमा में चले गए। ये जांगो ने कभी नहीं सोचा था कि कंडीशन इतनी अचानक से बिगड़ जाएगी। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। ये जांगो से और बैठा नहीं गया। वो झटके से उठे और अपनी स्ट्रिक्ट मिलिट्री जैकेट पहन ली। चाहे जो हो, उन्हें उस ओल्ड मैन को आखिरी बार देखना ही था। जैकेट पहनने के बाद उन्होंने टर्न किया और मुझे सॉफ्टली बोला, वुड आओ, पापा को बाहर जाना है, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पर मैंने अपना स्पून नीचे रखा और अपना सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। पापा, आप जहां जा रहे हो वहां बहुत सारी डेथ एनर्जी है ना। ये जांगो की मूवमेंट तुरंत रुक गई। तुम्हें कैसे पता? मैंने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी और उस ड्यूटी सोल्जर के जाने वाले डायरेक्शन में पॉइंट किया। अभी जो अंकल आए थे, उनकी बॉडी पर हॉस्पिटल की बहुत सारी डेथ एनर्जी लगी हुई थी। बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। मैं चेयर से नीचे उतरा और भागकर ये जांगो के पास गया। मैंने उनकी जैकेट का कोना पकड़ लिया। पापा, मैं भी जाऊंगा। नहीं, ये जांगो ने इंस्टेंटली रिफ्यूज किया। वो जगह बच्चों के जाने के लिए नहीं है। पर मेरा एटीट्यूड बहुत स्टबर्न था। मैंने अपना छोटा सा फेस ऊपर उठाया और एक अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, पापा, आपकी बॉडी की एनर्जी ऑलरेडी बहुत वीक है। अगर आप उस डेथ एनर्जी वाली जगह पर गए तो आपकी लाइफ लाइन टूट जाएगी। मैं आपके साथ चलूंगा। मैं पापा को प्रोटेक्ट करूंगा। पापा को प्रोटेक्ट करूंगा।
ये वर्ड्स जब मुझ 3 साल के बच्चे के मुंह से निकले तो ये जांबो का दिल कंप्लीटली पिघल गया। उन्होंने मेरी क्लियर और स्ट्रिक्ट आंखों को देखा और अब वो मुझे नो नहीं बोल पाए। फाइनली उन्होंने सिर हिलाया। ठीक है, तो फिर प्रॉमिस करो वहां पहुंचकर तुम पापा की हर बात मानोगे। 10 मिनट बाद ये जांगो मेरा छोटा सा हाथ पकड़े हुए मिलिट्री हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आ गए। उनकी एंट्री से वहां इंस्टेंटली कमोशन शुरू हो गया। कॉरिडोर में खड़े ऑफिसर्स और डॉक्टर्स अजीब नजरों से उन्हें देखने लगे। सबको पता था कि वो आजकल पागल हो चुके हैं और अब तो लिटरली अपने उस फेक बेटे को भी ऐसी जगह ले आए हैं। सब लोग मन ही मन अपना सिर हिला रहे थे, ये इंसान पूरी तरह पागल हो गया है। पर ये जांगो ने किसी पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें सिर्फ उस 01 नंबर वार्ड के डोर पर फिक्स थीं, जहां से रोने की आवाजें आ रही थीं। उनका दिल बहुत हैवी हो चुका था। वो मुझे लेकर उस सैड कॉरिडोर के सेंटर की तरफ चल गए। जैसे जैसे वो पास जा रहे थे वो सौरो ऑरा और भी थिक होता जा रहा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने अंकल चिंग को रोते हुए देखा, चीफ चेन को जमीन पर घुटने टेक कर रोते हुए देखा और उन टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स के फेसेस पर डिफीट देखी। सब लोग उस सैडनेस और पावरलेसनेस में डूबे हुए थे। और ठीक उसी टाइम अंकल चेन का वो फाइनल सेंटेंस गूंजा, ओल्ड चीफ शायद 3 दिन भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। फैमिली को फ्यूनरल की प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये जांगो के कदम वहीं रुक गए। उनकी टॉल बॉडी ऑलमोस्ट 10 सेकेंड्स तक वहीं फ्रीज हो गई। भले ही वो प्रिपेयर होकर आए थे, पर जब उन्होंने खुद वो डेथ सेंटेंस सुनी तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनका दिल बहुत जोर से मुट्ठी में दबा लिया हो। उन्होंने ऑटोमेटिकली मेरे हाथ को टाइट पकड़ा। वो मुझे उस पेनफुल जगह से दूर ले जाना चाहते थे, पर मैं जो अब तक बिल्कुल शांत था, मैंने अचानक अपना हाथ छुड़ा लिया और एडल्ट्स के पैरों के बीच से मैंने वार्ड के अंदर का सीन देख लिया। सभी एडल्ट्स के लिए वो वार्ड एक एंडिंग पॉइंट था, पर मेरी आंखों से दुनिया बिल्कुल डिफरेंट दिखती थी। मैं क्लियरली देख पा रहा था कि बेड पर लेटे हुए उस ओल्ड मैन की बॉडी को एक डार्क इंक जैसी डेथ एनर्जी ने कवर किया हुआ था। वो डेथ एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि वो ऑलमोस्ट उन्हें पूरा निगलने वाली थी। पर फिर मैंने अपनी सारी कंसंट्रेशन उस डेथ एनर्जी के सेंटर पर, उस ओल्ड मैन के फोरहेड के सेंटर पर फोकस की। उस स्पॉट पे जहां सोल एनर्जी होती है वहां अभी भी एक लाइट चमक रही थी। वो उनकी स्पिरिट थी। मास्टर ने मुझे सिखाया था ह्यूमन बॉडी के 3 ट्रेजर्स होते हैं, एसेंस, ची एनर्जी और स्पिरिट। एसेंस खत्म हो तो बॉडी वीक होती है, ची खत्म हो तो बॉडी मर जाती है, पर स्पिरिट खत्म हो तो इंसान का सोल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर जब तक स्पिरिट है, चाहे वो कितनी भी वीक क्यों ना हो, इसका मतलब लाइफ का वो लैंप अभी तक पूरी तरह बुझा नहीं है। अगर उसमें दोबारा ऑयल डाल दिया जाए तो आग फिर से जल सकती है। ये ओल्ड मैन अभी भी बच सकता है। ये थॉट मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर था। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। और इस तरह जब पूरा कॉरिडोर डिस्पेयर में डूबा हुआ था, मेरी चाइल्डिश आवाज अचानक गूंज उठी, पापा। इस ओल्ड मैन की स्पिरिट अभी खत्म नहीं हुई है, मैं इन्हें क्योर कर सकता हूं। ये सेंटेंस किसी डीप सी बॉम्ब की तरह फटा। बूम। पूरी दुनिया इंस्टेंटली साइलेंट हो गई। सब लोगों ने झटके से उस आवाज की तरफ टर्न किया। एक 3 साल का बच्चा, घुटनों से भी छोटा, रफ कपड़े पहने हुए, उन लोगों की रोती हुई और ब्लैंक आंखों में पहले तो कंफ्यूजन आया, फिर एक एक्सट्रीम लेवल का शॉक, और फिर ये मजाक है क्या वाला रिएक्शन। उस शॉर्ट साइलेंस के बाद एक बहुत भयानक रिएक्शन आया। 3 सेकंड से भी कम टाइम में एक एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा और रोर पूरे कॉरिडोर में गूंज उठा। ये जंगो चिनजैंगो जमीन से झटके से उठे और ये जंगो को घूरते हुए चिल्लाए, और फिर मुझे देखा जो बिल्कुल निडर खड़ा था, अपने बेटे को कंट्रोल में रखो। चिनजैंगो की आवाज रफ थी, पर हर वर्ड नाइफ की तरह कट कर रहा था। मेरे फादर ने पूरी लाइफ मिलिट्री और नेशन को दी है। कम से कम उनके लास्ट मोमेंट्स में तो उन्हें रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम ये बच्चा कहाँ से लाए हो, ये तुम बेटे की चाहत में पागल हो चुके हो, पर ये हॉस्पिटल है, एक हीरो का लास्ट रेस्पेक्ट। तुम्हारे बेटे के स्टूपिड मजाक और नॉनसेंस के लिए ये जगह नहीं है। ये जांगो के माथे पर इंस्टेंटली टेंशन लाइंस आ गई। उन्होंने ऑटोमेटिकली मुझे अपने पीछे खींच लिया। उनकी टॉल बॉडी किसी वॉल की तरह मेयर और उस गुस्से के बीच खड़ी हो गई। उन्होंने अपना मुंह खोला। वो कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, पर उन्हें खुद नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या बोले। पर उनके हेजिटेट करने के
उसी मोमेंट में वो मेडिकल एक्सपर्ट्स जो अब तक साइलेंट थे, उन्होंने फाइनली मुंह खोला। सबसे सीनियर डॉक्टर लियो आ गया है। उन्होंने अपने ग्लासेस एडजस्ट किए और उनके फेस पर इंटेलेक्चुअल्स वाला एरोगेंस था। मिनिस्टर, ये आपकी कंडीशन के लिए मुझे सिंपैथी है, पर हर चीज की एक लिमिट होती है। उन्होंने वार्ड में रखी एडवांस्ड मशीन्स की तरफ पॉइंट करते हुए बहुत स्मार्टली कहा, यहाँ मिलिट्री के टॉप मेडिकल एक्सपर्ट्स खड़े हैं। हमने दुनिया की सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी यूज करके ये पेनफुल रिजल्ट डिक्लेयर किया है। फिर डॉक्टर लियो ने एक मौक वाली स्माइल दी जिसमें सिर्फ इंसल्ट थी। और अब एक 3 साल का बच्चा यहाँ आकर कह रहा है कि वो इन्हें क्योर कर सकता है। कैसे क्योर करेगा? मिट्टी की मैजिक पिल खिलाकर, या कोई वुडू डांस करके ओल्ड चीफ की सोल को वापस बुलाएगा? उनके वर्ड्स बहुत लाउड और क्लियर थे। मिनिस्टर, ये हम कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, मटीरियलिस्ट्स हैं। आज आप इस बच्चे को यहाँ लाकर जो कर रहे हो वो मेडिकल हेल्प नहीं है, वो सुपरस्टिशंस को प्रमोट करना है, ये साइंस की लिमिट क्रॉस करना है, और यहाँ खड़े हर मेडिकल स्टाफ की डिग्निटी को ओपनली इंसल्ट करना है। तुरंत उनके पीछे खड़े बाकी एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स ने भी सपोर्ट किया। यस, ये बहुत रिडिकुलस है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा जोक है। कुछ ही सेकंड्स में सारा ब्लेम ये जंगो और मुझ पर आ गया। स्कोल्डिंग, इंसल्ट और डाउट किसी सुनामी की तरह हम दोनों को निगलने के लिए आ रही थी। और सिर्फ अंकल चीन ऐसे इंसान थे जो हमारी साइड से बोल सकते थे, पर उनका दिमाग भी फ्रीज हो चुका था। उन्होंने अपना मुंह खोला पर एक वर्ड नहीं निकाल पाए। उन्हें पता था, अगर उन्होंने आज सबके सामने ये बोला कि मेरे पास गॉड लेवल मैजिक है, तो कल उन्हें डायरेक्टली मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाएगा। वो बस चुपचाप ये सब सुन रहे थे। ये जांगो के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उनकी आंखें आइस की तरह कोल्ड थीं। अगले ही सेकंड उन्होंने मुझे उठाया और बहुत टाइट हग कर लिया, जैसे वो अपनी बॉडी से इस दुनिया की सारी हेट और अटैक को ब्लॉक करना चाहते हो। पर मैंने अपने पापा के आर्म से बाहर सिर निकाला और उन एंग्री और इंसल्टिंग एडल्ट्स को देखा। मेरी क्लियर आंखों में सिर्फ कंफ्यूजन था। मास्टर ने कहा था कि पेशेंट्स को क्योर करना डॉक्टर्स की ड्यूटी है। वो ओल्ड मैन अभी भी बच सकता है, तो ये लोग मेरी बात पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे? ये इतने एंग्री क्यों है? तभी चेन जेंगो, जिनका पेशेंस कंप्लीटली खत्म हो चुका था, उन्होंने डोर की तरफ पॉइंट किया। ये जांगो, हम इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, पर अभी के अभी अपने इस फेक बेटे को लेकर यहां से निकल जाओ। मेरे फादर के फ्यूनरल पर तुम्हारा वेलकम नहीं है। सब लोग साइलेंट हो गए। वो वेट कर रहे थे कि ये जांगो इंसल्ट फील करके कब भागेंगे, पर ये जांगो वहीं खड़े रहे। वो एक इंच भी मूव नहीं हुए। उन्होंने चैन जेंगू को इग्नोर किया और अपना सिर नीचे करके एक एक्सट्रीम सीरियसनेस के साथ अपनी आर्म्स में बैठे मुझसे सॉफ्टली पूछा, वुडाओ, पापा को बताओ तुम्हारे पास क्योर करने का कितना परसेंटेज चांस है? ये सॉफ्टली बोला गया क्वेश्चन उस इंटेंस कॉरिडोर में चंद जौं की रोर से भी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था। वहां खड़ा हर एक इंसान पूरी तरह शॉक में चला गया। उनका दिमाग सडनली प्रोसेस करना बंद कर चुका था। क्या ये जांगो का दिमाग सच में डैमेज हो गया है? अंकल चीन को लगा जैसे उनका हार्ट एक बीट स्किप कर गया हो। उन्होंने निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली। डन, लाओ, ये इस बार सच में खत्म हो गया। पर ये जांगो, जिन्हें सब पागल समझ रहे थे, उन्होंने आसपास के उन लुक्स को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। उनकी आंखों में सिर्फ मैं था, उनका वो छोटा सा बेटा जिस पर उन्हें पूरा ट्रस्ट था। वो गैम्बल कर रहे थे अपने 20 साल के मिलिट्री करियर को, अपने स्ट्रिक्ट बॉस वाले टाइटल को, अपने फ्यूचर और रेपुटेशन को दांव पर लगा रहे थे। पर वो किसी ब्लाइंड मिरेकल पर गैम्बल नहीं कर रहे थे। वो अपने बेटे की उन क्लियर और प्योर आंखों पर गैम्बल कर रहे थे जिनमें कोई झूठ नहीं था। पापा को मुझे इतने ट्रस्ट और सीरियसनेस के साथ देखते हुए मेरे छोटे से फेस पर भी एक अनबिलीवेबल सीरियसनेस आ गई। मैंने तुरंत आंसर नहीं दिया। मैंने अपना छोटा सा सिर वार्ड के अंदर डाला और ध्यान से स्कैन किया। मैंने कंफर्म किया कि वो गोल्डन स्पिरिट लाइट भले ही बहुत वीक थी, पर अभी भी स्टबर्नली एग्जिस्ट कर रही थी। और फिर मैंने पापा की तरफ टर्न किया और एक फुल्ली कॉन्फिडेंट टोन में अपना आंसर दिया, 10% गारंटी। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड रो रहा था। पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के टियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। बीप। सबका अटेंशन उस आस की तरफ गया। प्रोफेसर लियो ने इरिटेशन में अपना माथा सिकोड़ा। ये नर्सेस भी ना छोटी छोटी बात पे पैनिक करती हैं।
मशीन में स्लाइड एरर हुआ होगा, पर उनकी लाइन अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वो उनके गले में ही अटक गई, क्योंकि उनके बोलते ही उन कुछ सेकंड्स के अंदर बीप बीप दो आवाजें और आई। इस बार आवाज और क्लियर थी, और गैप भी कम था, और स्क्रीन पर उस कोल्ड डेड स्ट्रेट लाइन पर दो क्लियर वेव्स दिखाई दी। ये देखकर पूरा इमरजेंसी रूम एक टेरिफाइंग साइलेंस में चला गया। सब लोगों पर जैसे फ्रीज स्पेल लग गया हो। सब उस स्क्रीन को घूर रहे थे जो मिरेकल क्रिएट कर रही थी। टाइम जैसे स्लो मोशन में चला गया हो। वो वीक बीप साउंड कंटिन्यूसली बजने लगी, और साथ ही स्क्रीन पर वो स्ट्रेट लाइन जो मौत का साइन थी वो कंप्लीटली ब्रेक हो गई। एक के बाद एक छोटी छोटी वेव स्टबर्नली स्क्रीन पर पॉपअप होने लगी, और फिर वो एक कनेक्ट होकर, भले ही बहुत वीक, पर एक एब्सोल्यूट परफेक्ट ईसीजी वेव बन गई। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, एक परफेक्ट टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड हार्ट बीट, जो ऑलमोस्ट एरोगेंस के साथ मेडिकल साइंस के हर रूल को कुचलते हुए स्क्रीन पर वापस आ गई। और उसके तुरंत बाद मॉनिटर पर वो रेड नंबर्स जो 0 हो चुके थे वो पागलों की तरह जंप करने लगे। हार्ट रेट 55, ब्लड प्रेशर 80/55, ब्लड ऑक्सीजन 82%, सब कुछ रैपिडली इंक्रीज हो रहा था। ये कोल्ड नंबर्स उस मोमेंट पर एक जोरदार थप्पड़ की तरह थे, जो वहां खड़े हर मेडिकल एक्सपर्ट के फेस पर जोर से लगा। स्नैप, एक हल्की सी आवाज आई। प्रोफेसर लियू का ग्लासेस उनके नोज से स्लिप होकर जमीन पर गिरा और चूर चूर हो गया। पर उन्हें इसका कोई आइडिया नहीं था। उनकी बूढ़ी आंखों में बस वो स्ट्रांगली जंप करती हुई वेव लाइन छपी हुई थी। उनकी आंखों में एक्सट्रीम लेवल का शॉक, डिनायल और एक अनएक्सप्लेनेबल फियर था। ये इम्पॉसिबल है। वो साइंस जिस पर उन्होंने पूरी लाइफ ट्रस्ट किया, वो मेडिकल रूल्स जिस पर उन्हें प्राइड था, उनका 50 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आज सब कुछ एक छोटी सी सिल्वर नीडल और एक रेजरेक्ट हुई हार्टबीट लाइन के सामने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था। उनका दिमाग टोटली ब्लैंक हो गया। वो जर्मनी रिटर्न प्रोफेसर जैंग, उन्होंने अपने नोज पर ग्लासेस एडजस्ट करने की कोशिश की जो वहां थे ही नहीं। वो मॉनिटर के डेटा को देखते हुए जर्मन और चाइनीज में रैंडमली बड़बड़ाने लगे। हार्ट फंक्शन नेचुरली रीएक्टिवेट हुआ, ब्लड प्रेशर ऑटो रिकवर हुआ। ये मॉडर्न सेल रीजनरेशन थ्योरी के अगेंस्ट है। ओ माय गॉड, ये गॉड का मिरेकल है। गल्प। अंकल चीन ने बहुत जोर से अपना सलाइवा निगला। उनकी आंखें स्लोली उस मैजिक स्क्रीन से हटी और मुझ पर आकर रुकी। मैं अभी भी स्टूल पर खड़ा था। मेरा छोटा सा हाथ पीसफुली उस सिल्वर नीडल पर रखा था। सनलाइट विंडो से अंदर आ रही थी और मेरी छोटी सी बॉडी पर एक डिवाइन होली ऑरा क्रिएट कर रही थी। मैं बस शांति से खड़ा था, जैसे मैंने कोई बहुत नॉर्मल सा काम किया हो। तभी वार्ड के उस साइलेंस को एक जोरदार चीख ने तोड़ दिया। नॉनसेंस। और ये चीख मारने वाले वही शॉक्ड प्रोफेसर लियू थे। उनका फेस अब टोमेटो की तरह रेड हो चुका था। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे जिंदा खा जाएंगे। तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। प्रोफेसर लियू की आवाज चुभने वाली थी। उन्होंने उस स्टबर्नली जंप करती हुई ईसीजी लाइन पर पॉइंट किया और अपनी अनक्वेश्चनेबल सुप्रीम अथॉरिटी वाली टोन में उन शॉक डॉक्टर्स पर चिल्लाए, आंखें खोलकर देखो। क्या ये स्टैंडर्ड हार्ट रिकवरी है? नहीं, ये वो नहीं है। 0। क्या ये हार्ट रिकवरी है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। प्रोफेसर लियू पागलों की तरह खुद क्वेश्चन पूछकर खुद ही आंसर दे रहे थे। ये जो वीक क्यूआरएस वेव्स हैं, इनका शेप बिल्कुल अबनॉर्मल है। ये कोई रियल हार्ट बीट नहीं है। ये बस एक्सटर्नल नीडल स्टिमुलस की वजह से हार्ट मसल्स का एक अनकॉन्शियस रिएक्शन है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये टर्मिनल नर्व्स का लास्ट स्ट्रगल है। ये एक फेक इल्यूजन है। ये कुछ मिनट से ज्यादा नहीं टिकेगा। प्रोफेसर लियो के वर्ड्स उन सब के लिए एक ठंडे पानी की बकेट की तरह थे जो उनके न्यूली बॉर्न होप की आग पर गिर गई। उनके पीछे खड़े बाकी एक्सपर्ट्स भी तुरंत होश में आ गए। उन्हें लगा कि उन्हें फाइनली एक स्ट्रांग साइंटिफिक बैकअप मिल गया है। हाँ, प्रोफेसर लियू बिल्कुल सही कह रहे हैं। न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने तुरंत सपोर्ट किया। मुझे भी ये रियल रिकवरी नहीं लग रही। ये बस एक स्ट्रेस इंड्यूस्ड नर्व रिफ्लेक्स है। एग्जैक्टली। एक और डॉक्टर ने ऐड किया, वो नीडल जहां स्ट्राइक की गई है वहां नर्व सेल्स बहुत डेंस होते हैं। एक मेटल नीडल से स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन देने पर डेफिनेटली ईसीजी चेंजेस आ सकते हैं, पर ईसीजी चेंजेस आना और इंसान का जिंदा होना, ये दो टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। आई एग्री। ये मॉडर्न क्लिनिकल डेफिनेशन के अगेंस्ट है। ये बस एक कोइंसिडेंस है। डेफिनेटली एक कोइंसिडेंस।
उन एक्सपर्ट्स के मुंह से ऐसे प्रोफेशनल और साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस कंटिन्यूअसली निकलने लगे, जैसे उन्होंने एक सेकंड के अंदर मेरे उस मिराकल को अपनी साइंटिफिक लॉजिक में फिट कर लिया हो। उनके फेस पर जो शॉक और कंफ्यूजन था वो वापस उसी एरोगेंट कॉन्फिडेंस में चेंज हो गया। प्रोफेसर लिू की नजर फिर से मुझ पर पड़ी, पर इस बार उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा और इंसल्ट नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग हेट और डिस्गस्ट भी था। उन्होंने बहुत मॉक वाली टोन में कहा, इसने क्या यूज किया? एक सिल्वर नीडल? क्या ये मेडिकल ट्रीटमेंट है? नहीं, ये ट्रीटमेंट नहीं है। ये वो सुपरस्टिशंस हैं जिन्हें हमें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। ये डार्क मैजिक है, वुडू विचक्राफ्ट है। वुडू विचक्राफ्ट, ये वर्ड्स उन्होंने इतनी जोर से बोले जैसे वो फाइनल जजमेंट दे रहे हो। तुम लोग खुद सोचो, एक 3 साल का बच्चा, उसे एक्यूपॉइंट्स के बारे में क्या पता? मेरिडियंस क्या होते हैं उसे क्या पता? उसे कुछ नहीं पता। वो बस किसी का टूल बनकर ये फेक मैजिक ट्रिक कर रहा है। प्रोफेसर लिू का टारगेट सीधा ऊपर खड़े ये जानवों पर था। मिनिस्टर, ये मुझे नहीं पता आपकी क्या प्लानिंग है, पर अगर आप ऐसी चीप ट्रिक्स यूज करके अपने इस फेक बेटे के लिए रिस्पेक्ट और फेम चाहते हो तो आपने बहुत गलत जगह चुनी है। मैं लियू चैंगडे, मैंने अपनी लाइफ मेडिकल रिसर्च को दी है। मैं इस होली साइंटिफिक हॉस्पिटल में इस ब्लैक मैजिक को अलाउ नहीं करूंगा। उनकी स्पीच बहुत इंटेंस थी, जैसे वो ट्रूथ को डिफेंड करने वाले हीरो हो, और ये जांगवो और मैं वो विलेंस जो ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। गार्ड, प्रोफेसर ल्यू ने जोर से हाथ हिलाकर ऑर्डर दिया। उनकी आवाज में एक अनब्रेकेबल अथॉरिटी थी। तुरंत उस नीडल को निकालो और इस फादर सन डुओ को वार्ड से बाहर निकालो जो हॉस्पिटल के रूल्स ब्रेक कर रहे हैं और सुपरस्टिशंस फैला रहे हैं। हम अपनी साइंटिफिक मेथड से रिससिटेशन कंटिन्यू करेंगे। भले ही सबको पता था कि कंटिन्यू करने का मतलब बस फॉर्मेलिटी है, पर प्रोफेसर ल्यू की अथॉरिटी के सामने कुछ यंग डॉक्टर्स ऑटोमेटिकली बेड की तरफ जाने लगे। उन्हें ये जानबूझ की कोल्ड आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो बस चुपचाप उस सिल्वर नीडल को निकालने जा रहे थे। किसकी हिम्मत है उसे छूने की? एक डीप, एंग्री और किलिंग इंटेंट से भरी रोर ये जांगो के गले से किसी ब्लास्ट की तरह निकली। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यू पॉइंट में गाड़ दी। क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक हाईली रिस्पेक्टेड प्रोफेसर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए मुझ 3 साल के बच्चे पर ब्लैक मैजिक का फॉल्स ब्लेम लगा रहे थे? खैर, उसी मोमेंट ये जानबो की टॉल बॉडी किसी अनब्रेकेबल माउंटेन की तरह बेड और उन डॉक्टर्स के बीच आकर खड़ी हो गई। उनकी ईगल जैसी आंखों ने उस हाथ को घूरा जो नीडल की तरफ बढ़ रहा था। उन यंग डॉक्टर्स के हाथ इंस्टेंटली हवा में फ्रीज हो गए। इमरजेंसी रूम की हवा पल भर में आइस बन गई। प्रोफेसर ल्यू गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने अपनी उंगली पॉइंट करके चिल्लाया, ये जांगो, तुम ओल्ड चीफ की लाइफ के साथ मजाक कर रहे हो। गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। एक साइड टॉप रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, दूसरी साइड टॉप स्ट्रिक्ट मिनिस्टर। दोनों गार्ड्स कंफ्यूजन में थे, पर मिलिट्री ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने दांत पीसे और अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़े, पर इससे पहले कि वो टच कर पाते एक टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी ब्लास्ट हुई। गेट लॉस्ट, ये जांगो की रेड आंखों ने सिर्फ एक कोल्ड लुक दिया। वो ब्रेव गार्ड, उसे लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने बर्फ डाल दी हो। ये लॉजिस्टिक्स मिनिस्टर कहाँ से है? ये तो बिल्कुल एक हंग्री टाइगर है जो अभी अभी पिंजरे से बाहर आया है। ऐसा लग रहा था कि अभी एक ब्लडी फिजिकल फाइट स्टार्ट होने वाली है। और उसी एक्सट्रीम टेंशन वाले मोमेंट पर अंकल चिन, जो अब तक साइलेंट थे, उन्होंने फाइनली मूव किया। वो फाइट रोकने नहीं गए और ना ही किसी को समझाने गए। वो चुपचाप उस स्टॉर्म के सेंटर में आ गए। सबको लगा कि ये वेस्टर्न मेडिसिन एक्सपर्ट अपने बेस्ट फ्रेंड ये जानबो को बचाने के लिए कोई एक्सक्यूज देगा, पर जो नेक्स्ट सीन हुआ उसने वहां खड़े हर इंसान की आंखें फाड़ दी। उस स्ट्रिक्ट मटीरियलिस्ट डॉक्टर ने स्लोली अपने गोल्ड ग्लासेस उतारे और बहुत केयर के साथ पॉकेट में थे। फिर उसने अपनी वाइट कोट को टॉप से बॉटम तक परफेक्टली एडजस्ट किया और फिर सबके शॉक्ड लुक्स के बीच वो स्लोली टर्न हुआ और मुझ 3 साल के बच्चे को फेस किया। थर्ड, अंकल चिन के दोनों घुटने डायरेक्टली जमीन पर टकराए। उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन घुटने टेक दिए। पूरे वार्ड में साइलेंस छा गया।
जैसे किसी ने म्यूट बटन प्रेस कर दिया हो। सबका दिमाग पूरी तरह फ्रीज हो गया। प्रोफेसर ल्यू का मुंह किसी डेड फिश की तरह खुला रह गया, पर एक वर्ड नहीं निकला। चिन जोंगो, जो अभी अटैक करने वाले थे, वो भी स्टैचू बन गए। उनकी आंखों में सिर्फ एक वर्ड था, रिडिकुलस। यहां तक कि वो दोनों गार्ड्स भी डर के मारे कांप रहे थे। वो भी ऑलमोस्ट घुटने टेकने वाले थे, अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी डिग्निटी डिस्ट्रॉय करते देख। ये जांगो का टफ हार्ट भी बुरी तरह शेक हो गया। उनकी आंखों का किलिंग इंटेंट इंस्टेंटली गायब हो गया। वो कुछ बोलने ही वाले थे कि घुटनों पर बैठे अंकल चिन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उनके हैंडसम फेस पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, सिर्फ एक डिटर्मिनेशन था। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला डिटर्मिनेशन। उनकी नजरें ये जांगो से हटकर सीधा मुझ 3 साल के बच्चे पर फिक्स थीं। और फिर एक क्लियर और हैवी आवाज में उन्होंने वो वर्ड्स बोले जो हॉस्पिटल की हिस्ट्री में हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गए। लाओ ये, लिटिल मास्टर, लिटिल मास्टर। ये वर्ड्स उस टॉप डॉक्टर ने मुझ 3 साल के बच्चे के लिए यूज किए। प्लीज, उन्होंने अपना वो सिर जो मेडिकल फील्ड में हमेशा प्राउडली उठा रहता था, वो मेरे सामने पूरी तरह झुका दिया। उनकी टोन ऑलमोस्ट बेगिंग वाली थी। प्लीज ओल्ड चीफ को बचा लो। मैं चिन एमिंग अपनी पूरी लाइफ की रेपुटेशन पर गारंटी लेता हूं। ये सेंटेंस उनके घुटने टेकने से भी ज्यादा शॉकिंग था। वहां खड़े हर इंसान के कानों में किसी हैवी बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ। प्रोफेसर लियू का फेस इंस्टेंटली पर्पल हो गया। नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन का टॉप वेस्टर्न मेडिसिन एक्सपर्ट एक 3 साल के बच्चे के सामने घुटने टेक कर ट्रीटमेंट के लिए बेग कर रहा था। क्या ये दुनिया सच में पागल हो गई है? ये जांगो की आंखें भी इंस्टेंटली गर्म हो गई। वो समझ रहे थे अंकल चीन का ये नील डाउन उनका दशकों पुराना मटेरियलिस्ट बिलीफ क्रश कर रहा था। ये उनके पूरी लाइफ के करियर पर गैम्बल था। वो लिटरली अपनी लाइफ दांव पर लगाकर मुझे बैकअप दे रहे थे। गारंटी? तुम किस बात की गारंटी लोगे? प्रोफेसर लियू फाइनली होश में आए और चिल्लाए, तुम एक वेस्टर्न डॉक्टर होकर एक फेक गॉड, एक ब्लैक मैजिक के लिए गारंटी ले रहे हो? चीन एमिंग, तुम पागल हो चुके हो। पर अंकल चीन ने उन चिल्लाने वालों को टोटली इग्नोर कर दिया। वो अपने एक्शन से उस लास्ट होप को डिफेंड कर रहे थे। और अब सारा प्रेशर सिर्फ एक इंसान पर आ गया था, चेन जेंगो। एक साइड मॉडर्न मेडिसिन का कोल्ड डेथ सेंटेंस था, दूसरी साइड मोस्ट ट्रस्टेड एक्सपर्ट का एवरीथिंग ऑनलाइन गैम्बल। वो किस पर ट्रस्ट करे? लॉजिक कह रहा था कि ये सब फेक है, पर चेन जेंगो की आंखें ऑटोमेटिकली उस ईसीजी मॉनिटर पर चली गई। स्क्रीन पर वो रिकवर्ड हार्ट बीट, भले ही वीक थे पर बहुत स्टेबल थे। वो किसी ब्रेव सोल्जर की तरह डेथ गॉड से फाइट कर रहे थे। चेन जेंगो ने झटके से टर्न लिया और घुटनों पर बैठे अंकल चिन को देखा। उनका 20 साल पुराना दोस्त, सबसे स्ट्रिक्ट साइंटिस्ट, जो अपनी सारी डिग्निटी छोड़कर घुटने टेक चुका था। इसका सिर्फ एक ही मतलब था, इसने अपनी आंखों से वो मिरेकल देखा है जो साइंस को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उस मोमेंट चेन जेंगो के दिल में होप किसी वाइल्ड ग्रास की तरह बढ़ने लगी। लॉजिक की दीवार टूट चुकी थी। गैम्बल करूं या नहीं? अगर हारा तो फादर को पीस नहीं मिलेगा और मैं पूरी लाइफ एक जोक बनकर रह जाऊंगा। पर अगर जीत गया तो? उन्होंने झटके से सिर उठाया और मेरी आंखों में देखा, और वो इंस्टेंटली उन प्योर और क्लियर आंखों में डूब गए। वहां कोई डर नहीं था, कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ लाइफ के लिए एक प्योर रिस्पेक्ट था, बिल्कुल किसी गॉड की तरह। इफ यू वांट टू रीड मोर, क्लिक द बॉटम लेफ्ट टू वॉच द फुल एक्साइटिंग ड्रामा। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। चैन जेमो ने अपनी आंखें बंद की और एक डीप ब्रेथ ली। जब उन्होंने आंखें खोली तो सिर्फ एक एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन था। ठीक है, आई एग्री। उनकी आवाज कांप रही थी और उन्होंने मेरे सामने डीप बो किया। एल लिटिल मास्टर, मेरे फादर, प्लीज उन्हें बचा लीजिए। लिटिल मास्टर। ये सुनते ही ये जांगो और अंकल चिन ने एक रिलीफ की सांस ली, पर प्रोफेसर ल्यू का फेस व्हाइट हो गया और वो पीछे की तरफ गिरे। पागल हो गए हैं, सब पागल हो गए हैं। मैंने आसपास के कॉम्प्लेक्स लुक्स पर कोई अटेंशन नहीं दिया। मैंने बस कैजुअली से हिलाया, अपने छोटे पैरों से बेड के पास गया और वापस उस स्टूल पर खड़ा हो गया। सबने अपनी सांसें रोक ली। मैंने अपना चबी हाथ आगे बढ़ाया और मैंने ओल्ड चीफ को टच नहीं किया।
मैंने अपना हाथ उनके नोज और माउथ के ऊपर हवा में रखा और आंखें बंद कर ली। ये था लिसनिंग टू ब्रीदिंग, अंडरस्टैंडिंग ची। फिर मैंने ओल्ड चीफ का फेस चेक किया, टंग कोटिंग देखी, नेल्स देखे। ये था ऑब्जर्विंग स्पिरिट, डायग्नोजिंग इलनेस। फाइनली मैंने अपनी 3 चबी उंगलियां आगे की और एक एक्सट्रीमली एंशिएंट टेक्निक यूज करते हुए उनके वीक रिस्ट पर रखी। कुन वन ची, परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ। गास्प। उस मोमेंट इमरजेंसी रूम में खड़े हर डॉक्टर को एक रिडिकुलस इल्यूजन हुआ। उन्हें लगा ही नहीं कि मैं 3 साल का बच्चा हूं। मैं तो उन्हें सेंचुरीज पुराना कोई अल्टीमेट ग्रैंड मास्टर लग रहा था। मेरा वो काम और मास्टर लेवल ऑरा प्रोफेसर लियू और बाकी एक्सपर्ट्स को इतना सप्रेस कर रहा था कि वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे। पूरे 5 मिनट बाद मैंने अपना हाथ हटाया और साइलेंस ब्रेक किया। पेन और पेपर दो। मैं साइड टेबल पर गया और रैंडमली एक प्रिस्क्रिप्शन लिखने लगा। हैंड राइटिंग बहुत चाइल्डिश थी, पर मेरे बगल में खड़े डॉक्टर वॉन्ग ने जब वो प्रिस्क्रिप्शन देखा तो उनका फेस कंप्लीटली वाइट हो गया। एकोनाइट 30 ग्राम्स, रा चुआनू 15 ग्राम्स और रा बंशा, रा नानचिंग। डॉक्टर वॉन्ग जैसे जैसे वर्ड्स रीड कर रहे थे उनकी आवाज कांपती जा रही थी, उनका दिल डूब रहा था। पागलपन, ये कंप्लीटली इंसैनिटी है। ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं था। इस पेपर पर चाइनीज मेडिसिन के सबसे डेडलीस्ट पॉइजन्स लिखे हुए थे। वो पॉइजन्स जिन्हें नॉर्मल डॉक्टर्स टच करने से भी डरते हैं, स्पेशली एकोनाइट, जिसे नॉर्मल लोग 1-2 ग्राम यूज करने में भी डरते हैं। मैंने सीधा 30 ग्राम्स लिख दिया था। क्या ये ट्रीटमेंट था? नहीं, ये सीधा डेथ टिकट था। जैसे ही मैंने लास्ट वर्ड लिखा और वो पेपर ये जांबो को दिया, डॉक्टर वॉन्ग चीख पड़े। उन्होंने झटके से वो पेपर ये जांगो के हाथ से छीन लिया। नहीं, एब्सोल्युटली नो, ये क्योर करने का फॉर्मूला नहीं है। ये तो डेडली पॉइजन है, डेडली पॉइजन। ये वर्ड्स किसी हैवी हैमर की तरह सबके दिल पर लगे। जो एनवायरनमेंट अभी थोड़ा नॉर्मल हुआ था वो वापस आइस कोल्ड हो गया। डॉक्टर वॉन्ग, क्या आपने गलत पढ़ लिया? चेन जिंगो का हार्ट फिर से गले में आ गया। डॉक्टर वॉन्ग के हाथ पार्किंसंस पेशेंट की तरह कांप रहे थे। उनका फेस पेपर वाइट था। उन्होंने पेपर की तरफ पॉइंट करते हुए चिल्लाकर कहा, कोई मिस्टेक नहीं है, 0। 2 मिलीग्राम भी इंसान को मार सकता है। हम नॉर्मली कुक्ड एकोनाइट यूज करते हैं और वो भी मैक्स 3 ग्राम्स। पर इस बच्चे ने रॉ एकोनाइट यूज किया है, वो भी 30 ग्राम्स। ये डेथ लिमिट से 10 टाइम्स ज्यादा है। फिर उनका कांपता हुआ हाथ नेक्स्ट लाइन पर गया और रॉ चुआनवू, रॉ बंशा, रॉ नानशिंग, इनमें से कोई सिंगल आइटम भी ओल्ड चीफ को मारने के लिए काफी है। और इस बच्चे ने इन सारे डेडली पॉइजन्स को एक साथ मिक्स कर दिया है। ये मेडिसिन कहाँ से है? ये तो सीधा स्टमक गला देने वाला पॉइजन सूप है। इसे पीने के बाद तो गॉड भी नहीं बच पाएगा। बूम! ये सेंटेंस क्राउड में एक डीप सी बॉम्ब की तरह फटा। सबने एक ठंडी सांस ली। मुझे देखने का सबका नजरिया इंस्टेंटली चेंज हो गया। अब वो मुझे गॉड चाइल्ड की तरह नहीं, एक लिटिल डीमन की तरह देख रहे थे। ये बचाने कहाँ से आया है? ये तो मारने आया है। प्रोफेसर लियू को फाइनली एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ मिल गया। उनके फेस पर एक एरोगेंट और फ्यूरियस स्माइल आ गई। उन्होंने झटके से डॉक्टर वैंग के हाथ से वो पेपर लिया और उसे हवा में किसी क्रिमिनल प्रूफ की तरह शो किया। देखा तुम सबने? देखा, यही है तुम्हारा गॉड डॉक्टर, यही है गॉड प्रिस्क्रिप्शन। मैंने पहले ही कहा था, ये ब्लैक मैजिक है, ये मर्डर है। उन्होंने टर्न लिया और ये जांगो को ऐसे घूरा जैसे किसी डेड बॉडी को देख रहे हो। ये जांगो, चिन एमिंग, सारे प्रूफ सामने हैं। तुम दोनों मिलकर फैमिली को मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि ओल्ड चीफ को डेडली पॉइजन देकर मार सको। क्या तुम दोनों की ह्यूमैनिटी मर चुकी है? इतने बड़े एक्यूजेशन सुनकर सब लोग डर गए। अंकल चीन की बॉडी भी कांपने लगी और फेस वाइट हो गया। वो साइंस में बिलीव करते थे और डॉक्टर वांग की अथॉरिटी उनके सामने थी। क्या वुडाओ ने सच में मिस्टेक कर दी? उनका अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस पहली बार डगमगाने लगा। और जो सबसे ज्यादा टूट चुका था वो थे चंजोंगो, जो होप अभी कुछ देर पहले जागी थी। वो वापस डीपेस्ट डार्कनेस में चली गई। उन्होंने उस डेथ टिकट को देखा, डेथ बेड पर पड़े फादर को देखा और फिर मेरे इनोसेंट फेस को देखा। उनका गुस्सा वॉल्केनो की तरह फट पड़ा। इफ यू वांट टू रीड मोर, क्लिक द बॉटम लेफ्ट टू वॉच द फुल एक्साइटिंग ड्रामा। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कॉम्पाउंड रो रहा था।
पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। खैर, ये जांगो के एंग्री रोर के बाद पूरा फार्मेसी डिपार्टमेंट पागलों की तरह काम करने लगा। डॉक्टर वांग मेडिसिन पैक कर रहे थे और उनका दिल रो रहा था। एकोनाइट, टॉप ग्रेड ब्लैक स्लाइस, चुआनवू, वाइल्ड स्नो माउंटेन क्वालिटी, इनमें से कोई एक आइटम भी मिलिट्री हेड्स की लाइफ सेव करने के लिए प्राइसलेस ट्रेजर था। पर आज एक ओल्ड डॉक्टर और एक छोटे बच्चे के कॉम्बिनेशन से ये सब एक डेडली पॉइजन सूप बन रहे थे। व्हाट अ वेस्ट। ये तो सिन है। पर इतना ही नहीं, ये जांगो को फार्मेसी के इलेक्ट्रिक स्टोव्स पसंद नहीं आए। उन्होंने इंस्टेंटली ऑर्डर दिया, लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट जाओ, स्पेशल पर्पल कॉपर मेडिसिन पॉट और स्मोकलेस चारकोल लेकर आओ, और पानी। मेरे ऑफिस से कुनलुन माउंटेन स्पेशल मिनरल वाटर लाओ, हर्ब से लेकर पॉट तक और वाटर तक। हर एक डिटेल को उन्होंने पर्सनली टॉप टियर पर रखा। उन्हें मेडिसिन के बारे में कुछ नहीं पता था, पर उन्हें अपना अल्टीमेट मिलिट्री एग्जीक्यूशन यूज करके ये मेक श्योर करना था कि उनके बेटे के प्रिस्क्रिप्शन में कोई मिस्टेक ना हो। और जब ये जांगो ये पॉइजन सूप तैयार कर रहे थे, तब ये शॉकिंग न्यूज मिलिट्री एरिया में आग की तरह फैल गई। हेडक्वार्टर्स, ऑफिस 01। कमांडर जो ने फोन रखा और उनका माथा सिकुड़ गया। वो टेंशन में ऑफिस में राउंड लगा रहे थे। रिडिकुलस, एब्सोल्युटली रिडिकुलस। वो मुंह से तो डांट रहे थे, पर उनकी शार्प आंखों में एक ऐसी होप थी जिसे वो खुद भी नोटिस नहीं कर पा रहे थे। गार्ड्स, आफ्टरनून की सारी मीटिंग्स कैंसिल करो। हॉस्पिटल से हर सेकंड की रिपोर्ट मुझे मिलनी चाहिए। मिलिट्री फैमिली कंपाउंड भी फुल्ली केओटिक हो चुका था। मिलिट्री वाइव्स ट्रीज के नीचे खड़ी होकर शॉक में डिस्कस कर रही थी। ट्रेनिंग ग्राउंड पर सोल्जर्स भी इसी बारे में बात कर रहे थे। पल भर में पूरा नॉर्दर्न मिलिट्री रीजन अलर्ट पर था। टॉप कमांडर से लेकर नॉर्मल सोल्जर्स तक, सबका दिल उस एक बोल मेडिसिन पर अटका था। कुछ लोग मिरेकल का वेट कर रहे थे, कुछ लोग जोक बनने का वेट कर रहे थे, और कुछ लोग ये जांगो का डाउनफॉल देखने के लिए एक्साइटेड थे। मिलिट्री हॉस्पिटल का वो छोटा सा आईसीयू इस वक्त पूरी दुनिया का सेंटर बन चुका था। सब लोग सांसें रोककर फाइनल जजमेंट का वेट कर रहे थे। टिक टॉक, आधा घंटा कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पर्पल कॉपर पॉट में वो डार्क ब्लैक मेडिसिन सूप बॉयल हो रहा था। उसमें से एक एक्सट्रीमली वियर्ड और शार्प स्मेल आ रही थी। ये जांगो ने खुद उस मेडिसिन को एक बोल में निकाला जिसमें थाउजेंड्स ऑफ होप्स और डाउट्स मिक्स थे। वह बोल पकड़े हुए एक एक कदम किसी पहाड़ की तरह स्टडी उस वार्ड की तरफ बढ़ा जहां फेट डिसाइड होने वाला था। कॉरिडोर की वॉल पर क्लॉक ने क्लिक किया। ठीक 3 बजे जजमेंट टाइम आ गया था। जब ये जांगो उस ब्लैक पॉइजन को लेकर वार्ड में घुसा तो हवा इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। सबकी नजरें किसी सर्च लाइट की तरह उस वाइट बोल पर फोकस हो गई। उस बोल में सिर्फ मेडिसिन नहीं थी, उसमें होप थी, डिस्पेयर था, मिरेकल था और डेथ गॉड का फाइनल डिक्री था। ये जांगो ने पूरे बैलेंस के साथ वो बोल चेन जेंगो को पास किया। चेन जोंगो ने उस ब्लैक इंक जैसे लिक्विड को देखा और मुश्किल से अपना सलाइवा स्वॉलो किया। इस वक्त उसके हाथ कंटिन्यूअसली शिवर कर रहे थे। ये वो हाथ थे जिन्होंने हजारों की आर्मी के बीच मशीन गन से जनरल्स को शूट किया था, पर आज वो एक छोटा सा मेडिसिन बोल भी नहीं पकड़ पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये मेडिसिन अंदर गई तो दांव पर सिर्फ उनके फादर की लाइफ नहीं बल्कि पूरी चेन फैमिली का फ्यूचर लगा है। डैड चेन जेंगो ने डीप ब्रेथ ली और उनकी आंखों में एक एब्सोल्यूट रिजॉल्व चमक उठा। वो बड़े कदम लेते हुए बेड के पास गए और बहुत केयर से अपने फादर को उठाया। एक छोटे स्पून में वो ब्लैक इंक जैसी मेडिसिन भरी और कांपते हुए हाथों से उसे अपने फादर के ड्राई लिप्स तक ले गए। 1 स्पून 2 स्पून लाइफ और डेथ को होल्ड करने वाला वो ब्लैक लिक्विड धीरे धीरे ओल्ड चीफ चेन के गले से नीचे उतरने लगा। क्लैंग। चेन जोंगो ने एम्प्टी बोल नीचे रखा। उनकी बॉडी की सारी एनर्जी जैसे ड्रेन हो चुकी थी। वो दीवार के सहारे धीरे से जमीन पर बैठ गए। जो वो कर सकते थे उन्होंने कर दिया था। अब बाकी सब कुछ उस 3 साल के लिटिल जज के हाथ में था। पूरे वार्ड में एक सफोकेटिंग डेथ लाइक साइलेंस छा गया। सबकी आंखें उस ईसीजी मॉनिटर पर ऐसे चिपक गई थीं जैसे किसी ने सुपर ग्लू लगा दिया हो। लोग सांस लेना भूल गए थे। दीवार पर क्लॉक की टिक टॉक किसी भारी हथौड़े की तरह सबके दिलों पर जोर जोर से बज रही थी। 1 मिनट बीत गया, कोई रिएक्शन नहीं। हार्ट रेट अभी भी 55 की डेथ लाइन पर स्ट्रगल कर रहा था।
5 मिनट्स डेथ और पास आ गई। वाइटल्स का डेटा बढ़ने की बजाय हल्का सा ड्रॉप होने लगा और ठीक उसी टाइम प्रोफेसर लियू के फेस पर एक स्माइल आ गई, एक आइस कोल्ड स्माइल, जैसे वो कोई मजेदार ड्रामा देख रहे हो। उन्होंने टाइम देखा और कोल्ड टोन में कहा, 5 मिनट्स हो गए हैं। एकोनाइट पॉइजन के नेचर के हिसाब से पॉइजन डाइजेस्टिव सिस्टम क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर चुका है। ये सेंटेंस किसी हैवी रॉड की तरह चिनजुगो और अंकल चीन के दिल पर लगा। 10 मिनट्स प्रोफेसर लियू की आवाज किसी स्कैल्पल की तरह सबकी नर्व्स को काट रही थी। अब पॉइजन सीधे हार्ट सेल्स पर अटैक कर रहा है। बस कुछ सेकंड्स में तुम्हें मल्टीपल प्रीमेच्योर हार्ट बीट्स दिखेंगी। वो हार्ट कोलैप्स का वार्निंग है। पर 15 मिनट्स बीत गए। मॉनिटर पर वो लाइन अभी भी हाफ डेड थी। ना वो रिकवर हुई और ना ही प्रोफेसर लियू के प्रिडिक्शन के हिसाब से क्रैश हुई। अंकल चीन की बैक कोल्ड स्वेट से पूरी तरह भीग चुकी थी। उन्होंने अपनी मुट्ठी इतनी टाइट पकड़ी थी कि उनके नकल्स वाइट हो गए थे और नेल्स स्किन के अंदर चुभ रहे थे। 20 मिनट्स। प्रोफेसर लियू ने अपनी वॉच देखी और उनके फेस की मॉकिंग स्माइल एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गई। पॉइजन का पीक टाइम आने ही वाला है। अगर ओल्ड चीफ अगले 10 मिनट सरवाइव कर गए तो इसका मतलब मेडिसिन टोटली फेक थी। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक सिचुएशन पलट गई। ओल्ड चीफ की मौत वाली रात पूरा मिलिट्री कंपाउंड रो रहा था, पर 3 साल का मैं उनके रोने के बीच चुपके से वार्ड में घुसा, बेड पर चढ़ा और सिल्वर नीडल निकालकर सीधे ओल्ड चीफ के तियानमेन एक्यूपॉइंट में गाड़ दी। 10%। मेरे वो 2 सिंपल वर्ड्स किसी इनविजिबल माउंटेन की तरह वहां खड़े हर इंसान के दिल पर गिरे थे। पागल हो गए हैं। ये बच्चा और इसका बाप दोनों मेंटली सिक हैं। प्रोफेसर लियू गुस्से से कांप रहे थे। उन्होंने ये जानबूझ की तरफ पॉइंट किया। उनके होंठ कांप रहे थे, पर मुंह से एक पूरा सेंटेंस तक नहीं निकल रहा था। तुम लोगों का कोई लॉजिक ही नहीं है। और चेन जेंगो के उस स्ट्रिक्ट फेस पर जो थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट बची थी, वो भी कंप्लीटली खत्म हो गई। उनकी आंखें इंस्टेंटली किसी नाइफ की तरह कोल्ड हो गईं। गार्ड्स। उन्होंने टर्न होकर कॉरिडोर के एंड पर खड़े सोल्जर्स पर एक जोरदार रोर की, इन दोनों को यहां से बाहर फेंको, इमीडिएटली, राइट नाउ। ऑर्डर सुनते ही दोनों गार्ड्स अपने हैवी बूट्स के साथ फास्ट मार्च करते हुए आगे बढ़े। कॉरिडोर का टेंशन एक्सट्रीम पीक पर पहुंच गया था। मिलिट्री रीजन के मिनिस्टर और एस डिवीजन कमांडर के बीच एक मैसिव क्लैश बस होने ही वाला था। पर ठीक उसी डू और डाई मोमेंट पे एक सडन ब्लास्ट हुआ। एक शार्प कान फाड़ देने वाली बीप जो मौत का फाइनल साइन थी। वो टेरिफाइंग अलार्म वार्ड के साउंड प्रूफ डोर को चीरता हुआ बाहर आया और वहां खड़े हर इंसान के कानों में किसी नाइफ की तरह चुभ गया। बीप। सबकी मूवमेंट्स इंस्टेंटली फ्रीज हो गई। बिना कुछ सोचे सबके सिर झटके से वार्ड की तरफ टर्न हो गए। उस ग्लास डोर के आर पार वो सब क्लियरली देख पा रहे थे। ईसीजी मॉनिटर की वो ग्रीन लाइन अपनी आखिरी वीक हार्ट बीट के बाद कंप्लीटली स्ट्रेट हो चुकी थी। ओह नो। अंकल चीन ने सबसे पहले रिएक्ट किया। वो किसी पागल की तरह टर्न हुए और वार्ड के अंदर स्प्रिंट किया। पेशेंट का हार्ट स्टॉप हो गया है, क्विक, एड्रेनलिन डायरेक्टली हार्ट में इंजेक्ट करो, डिफिब्रिलेटर मैक्सिमम पावर पर रेडी करो। वार्ड के अंदर और बाहर इंस्टेंटली केओस मच गया। जो एक्सपर्ट्स और डॉक्टर्स अभी तक मजाक उड़ा रहे थे, उन सबके फेसेस वाइट हो गए। वो सब सीरियस एक्सप्रेशन के साथ पागलों की तरह अंदर भागे। थंप। डिफिब्रिलेटर की हैवी शॉक साउंड आई। ईसीजी पर जीरो रिएक्शन। थंप। एक बार और ट्राई किया, लाइन अभी भी स्ट्रेट थी। और फिर वार्ड के अंदर से एक डिस्पेयर से भरी रिपोर्ट आई। डायरेक्टर किन प्यूपिल्स डायलेट होना स्टार्ट हो गए हैं। ये सेंटेंस किसी हैवी हथौड़े की तरह चैन फैमिली के दिल पर लगा। ओल्ड चीफ की वाइफ, उस वाइट हेयर वाली ओल्ड लेडी के मुंह से एक हार्ट ब्रेकिंग चीख निकली और वो वहीं फेंट होकर गिर पड़ी। और इसी केओस और एक्सट्रीम डार्कनेस के पीक पर जब सब लोग पागलों की तरह भाग दौड़ कर रहे थे, किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं, वो 3 साल का बच्चा, मैंने मूव किया। मैं वार्ड के अंदर चल रहे उस टोटली यूजलेस ट्रीटमेंट को देख रहा था। मुझे पता था कि अब और वेट नहीं किया जा सकता। अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ तो उस ओल्ड चीफ के फोरहेड में बची हुई वो आखिरी गोल्डन स्पिरिट लाइट हमेशा के लिए बुझ जाएगी। अगले ही सेकंड मेरी छोटी सी बॉडी से एक शॉकिंग गॉड लेवल पावर ब्लास्ट हुई। मैंने एक जोरदार झटका मारा और ये जांगो के उन आयरन लाइक आर्म से खुद को आजाद कर लिया। ये जांगो इंस्टेंटली शॉक में आए और उन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, पर मेरी स्पीड किसी लाइटनिंग स्ट्राइक जैसी थी। इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाता, मेरी वो छोटी सी बॉडी डॉक्टर्स के क्राउड के बीच से ऐसे स्लिप हुई जैसे कोई शैडो हो, और मैं सीधा उस डेथ रूम के अंदर घुस गया। वुडाओ। ये जांगो ने डर के मारे जोर से चीख मारी, पर बहुत देर हो चुकी थी।
मैं सीधा बेड के पास पहुंचा, फुट स्टूल पर पैर रखा और एक झटके में बेड पर क्लाइंब कर गया। मैंने आसपास खड़े शौक में डूबे डॉक्टर्स को इग्नोर किया, उस कान फाड़ देने वाले अलार्म को इग्नोर किया। मेरी आंखों में सिर्फ बेड पर लेटे वो ओल्ड चीफ थे, जिनकी सांसें रुक चुकी थीं। एक स्प्लिट सेकंड के अंदर मेरे छोटे हाथ ने क्लॉथ बैग से हेयर जैसी पतली एक सिल्वर नीडल बाहर निकाली। बिना एक भी सेकंड वेस्ट किए मेरी रिस्ट ने एक फ्लिक मारा और वो सिल्वर नीडल पूरे परफेक्ट एम के साथ सीधा ओल्ड चीफ के हेड के सेंटर में बाई हुई एक्यूपॉइंट में जाकर घुस गई।